हेलो फ्रेंड्स। तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कल नहीं तो परसों 5 नहीं तो 10 एपिसोड एक साथ लेके आऊँगा। तो आप में से आप सब एक दो जो लोग हैं वो बहुत बुरा कमेंट किए थे कि अभी वहाँ नहीं आया, कैसे लाओगे, वो बना रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट किए थे। तो भाई तुम्हारा काम है सुनना, मेरा काम है सुनाना। और मैं ये काम आज से नहीं बहुत दिन से कर रहा हूँ, एपिसोड 1 से। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी होगी कि कब एक एपिसोड आएगा, कब 10 एपिसोड आएगा। ठीक है। और मेरे साथ जो जुड़े हैं ना, उनसे पूछ लेना। आज तक मेरे चैनल पे ना तो कभी नहीं ये हुआ है कि एपिसोड कुछ लिख के और कुछ ना प्ले हुआ है, ना बीच एपिसोड में यहाँ फॉलो करो, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे चैनल पे हमेशा फ्रेश ऑडियो आया है। इसी की वजह से मेरे कितना बार झटका लगा ना, 2.5 महीने की मेहनत पे इसी की वजह से लगा है। मैं भी चाहता था ना तो कार्टून की आवाज में ला सकता था, इधर उधर कर सकता था, मगर मैं हमेशा बेटर क्वालिटी देने का आपको प्रयास किया। और आप लोग के लिए क्या नहीं किया, टेलीग्राम पे चैनल बनाया, व्हाट्सएप पे बनाया, वेबसाइट बनाया, एप्स बनाया, क्या नहीं किया आप लोग के लिए। और बदले में क्या मांगा, सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब। वो तो होता नहीं, और बीच में वो कर रहे हो, तो ये कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, चैनल ग्रो करा रहे हो। घंटा किसको शौक है चार चार चैनल रखने का, एक पे होए वही बहुत है। और एक बात बता दे भाई, सब्सक्राइब करने से मुझे फायदा ज्यादा होगा कि तुम्हें होगा। सब्सक्राइब तुम करोगे, तुम्हें सबसे पहले एपिसोड मिलेगा। अब अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन रखोगे सब्सक्राइब करके, तो जब भी एपिसोड आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हें मिलेगा, तुम्हें वीडियो मिलेगा, तुम्हें सुनोगे। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए ना बोलता हूँ। और उल्टा में भाई उल्टा सीधा दिमाग लगाते हो, छोड़ो यार, मैं भी क्या एक दो बंदे के चक्कर में पड़ गया। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये वैसे तो हर किसी के पीछे पड़े रहते हैं कोई ना कोई है। छोड़ो यार, इन लोगों से बात करना ही बेकार है। आप लोग जाइए, सुनिए सब। और आप लोग के सभी सवालों का जवाब, अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो, आपको सभी सवालों का जवाब मैंने दूसरे चैनल पे दिया हूँ। विकास स्टोरी स्टूडियो सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे इस वीडियो का और पिछले वीडियो में जितना सारा कमेंट हुआ है सबका जवाब मैं उधर देने वाला हूँ। तो आप लोग को जो भी सवाल होगा वो सब आप इसमें करिएगा। हम अगले वीडियो में उसमें विकास स्टोरी स्टूडियो में बताएंगे। और भाई जो एक दो बंदे हैं, यार ऐसा कमेंट मत किया करो कि हिम्मत टूट जाए। वैसे भी एक बार 2.5 महीने की मेहनत पे और एक बार 1 महीने की मेहनत पे लात लगी है, उसके बाद भी कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, आज तक एक फूटी कौड़ी ये सबसे हाथ नहीं लगी। उधर जब पुखराज के मन में अभिनव को खत्म करने की साजिश चल रही थी, तब इधर अभिनव का फोन अभी भी बजे जा रहा था। मैक्स का फोन था। फोन उठाने से पहले अभिनव के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। उसने फोन उठाकर उसी मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो मैक्स? मैं बढ़िया हूँ टाइगर, तुम कैसे हो? बस तुम्हारी याद में जिंदा है, अभिनव ने कहा। उसकी बात सुन मैक्स के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैक्स ने अभिनव से कहा, मैंने तुम्हें पार्टी का रिमाइंडर देने के लिए फोन किया था। तुम्हें याद है ना, पार्टी 2 दिनों बाद होने वाली है, तो इसके लिए तुम्हें कल की गली इटली आना होगा। जैसे मैक्स ने ये बात बोली तो अभिनव ने अपना सिर पीट लिया। ये बात उसके दिमाग से पूरी तरह से निकल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जरूरी बात को वो भूल कैसे सकता था। अभिनव ने मैक्स से कहा, ओह नो, मैं तो भूल ही गया यार। पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग से उतर गई। वैसे तो मैं तुम्हें आज शाम को फोन करने वाला था, पर फिर भी चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। मैं कल इटली पहुंच जाऊंगा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम था टाइगर। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, तुमसे मिलने के लिए दिल तड़प रहा है। मैक्स ने कहा और जोर से हंस पड़ा। अभिनव भी उसकी बात सुनकर हंस रहा था। इसके बाद मैक्स ने फोन काट दिया था। जैसे ही अभिनव की मैक्स से बात पूरी हुई तो इतने में मोंटे अभिनव के पास आया और बोला, मेरी अभी अभी अकरम से बात हुई है। उसने कहा है कि वो तुमसे दोपहर में या शाम में कभी भी मिल सकता है। उसकी बात सुनते ही अभिनव ने जवाब में कहा, अभी अभी मैक्स का फोन आया था, वो कह रहा था कि पार्टी 2 दिन बाद है। जैसे ही मोंटी ने अभिनव की मुंह से ये बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए कहा, इतनी जल्दी पार्टी कैसे हो सकती है? हो सकती नहीं है, हो रही है।
और हमारे पास इसको आगे बढ़ाने का कोई चारा नहीं है। अभिनव ने मोंटी से कहा। मोंटी को न जाने अभिनव की बात पर क्यों हंसी आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। उसने उसी चमक भरी आंखों से अभिनव को देखा और कहा, मैं अभी अमानत को फोन कर देता हूं, वो मेरी और उसकी, हम दोनों की तैयारी कर लेगी। मोंटी के मुंह से अमानत का नाम सुनकर अभिनव भी हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मैं भी बलराज और अकरम से मिलने से पहले त्रिशा और मानसी से मिल लेता हूं। चलेगा, मोंटी ने कहा और वो वहां से जाने लगा। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाता, अभिनव ने उससे कहा, मोंटी। मोंटी तुरंत रुक गया। उसे अभिनव की आवाज में अजीब सी हिचक महसूस हो रही थी। अभिनव खुद भी जो बात कहने जा रहा था उससे पहले उसे हिचक हो रही थी। फिर भी उसने एक गहरी सांस लेकर मोंटी से कहा, तुम नंदिता को फोन करके उससे पूछ लोगे कि वो पार्टी में चलना पसंद करेगी क्या? जैसे अभिनव ने यह सवाल किया तो मोंटी हैरान नजरों से उसे देखने लगा। मोंटी फिर से अभिनव के सामने आकर बैठा और बोला, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, है भी है और नहीं भी। मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि हम दोनों के बीच क्या है। बस यूं समझ लो कि मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभिनव ने कहा। भले ही उसने पूरी बात नहीं बताई थी, फिर भी मोंटी समझ गया था कि अभिनव क्या कहना चाह रहा था। ऐसे में मोंटी ने अभिनव के पैर पर दिलासा भरा हाथ रखकर उसे विश्वास दिलाने के लिए कहा, तुम दोनों के बीच चीजें चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन नंदिता तुम्हारी पार्टी में जरूर आएगी, फिर चाहे दुनिया ही इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अभिनव भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन बस तुम ये इंश्योर करना कि वो अपने मन से हमारे साथ आए। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। मोंटी ने अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर बात खत्म कर दी। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे के उस पार से एक लड़की की आवाज आई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मायरा थी। ऐसे में अभिनव ने कहा, हाँ आ जाओ। मायरा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उसने कुछ फाइल्स अभिनव के सामने रखते हुए कहा, सर, आपने जो भी फाइल्स मंगवाई थी मैं वो सारी लेकर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको और किसी फाइल की जरूरत लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी लेकर आ जाऊंगी। मायरा की बात सुन अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मायरा से पूछा, उन रिपोर्टर्स का क्या हुआ, वो गए या नहीं? मायरा ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और कहा, वो चले गए सर। जो खबर आपने मुझे उन्हें देने के लिए दी थी, उस खबर से उन्हें झटका तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन इससे पहले कि मायरा आगे की बात कहती, वो अचानक से बीच में रुक गई थी। उसके रुकते ही अभिनव के मन में कई सारे संशय, कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। उसने कहा, लेकिन क्या? मायरा ने अपना गला साफ किया और बोली, वो लोग कह रहे कि अब उन्हें अभिनव के साथ इंटरव्यू करना है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस काम के लिए वो लोग कल सुबह वापस आएंगे। मायरा को लग रहा था कि ये बात सुनकर अभिनव के होश उड़ जाएंगे या फिर उससे गुस्सा आएगा, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से कहा, ठीक है, ये कोई चिंता की बात नहीं, मैं कल उन सबको इंटरव्यू दे दूंगा। मायरा ने अभिनव की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और बोली, सर, मैं आपकी मंगवाई फाइल्स तो ले आई हूं, लेकिन ऐसी बहुत सी फाइल्स अभी भी हमारे रिकॉर्ड रूम में रखी हुई है, जिन्हें कल इंटरव्यू से पहले आपको एक बार देख लेना चाहिए। आप अभी फाइल्स देखना पसंद करोगे या फिर कल से काम शुरू करें? मायरा के सवाल का जवाब देने से पहले अभिनव सोच में पड़ गया। उसके पास पहले ही इतना सारा काम था और उसमें ये अब नया काम और आकर जुड़ गया था। ऐसे में अभिनव ने 1 मिनट का टाइम लिया और बोला, कल से शुरू करते हैं। आज वैसे भी मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। मायरा ने फिर से अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोली, सर, इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपसे एक और चीज कंफर्म करना चाहती थी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम लोग एक छोटी सी पार्टी कर सकते हैं आपके वीपी बनने की खुशी में? अगर आप नॉर्मल वीपी होते तो मैं ये सवाल पूछती ही नहीं और सीधा पार्टी की तैयारी करना शुरू कर देती।
लेकिन आप बीपी होने के साथ साथ टाइगर भी है, और टाइगर इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये मुझे नहीं पता। इससे पहले कि मायरा की बात के जवाब में अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मोंटी ने बीच में उछलते हुए कहा, अरे वाह, पार्टी, आइडिया तो बहुत बढ़िया है। कहाँ होने वाली है पार्टी? जहां सर बोलेंगे वहां। बिना सर के हम लोग पार्टी थोड़ी ना कर पाएंगे, मायरा ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पार्टी करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे साथ पार्टी में आऊंगा। इनफैक्ट मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के लिए तो मैं अभी भी अभिनव ही हूं। अगर मैंने कंपनी का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो अच्छा नहीं लगेगा, और पार्टी होगी तो रिपोर्टर्स को भी ये विश्वास हो जाएगा कि टाइगर और अभिनव अलग अलग है। इसलिए ठीक है, मैं पार्टी के लिए तैयार हूं। अभिनव की बात सुन मायरा ने अपना टैबलेट निकाला और अभिनव का शेड्यूल देखते हुए बोली, ठीक है बॉस, मैं पार्टी की तैयारी शुरू करती हूँ। कल दोपहर में रख लूं पार्टी? हाँ, दोपहर का वक्त सही रहेगा। पार्टी खत्म होने के तुरंत बाद ही मैं निकल जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द इटली पहुंचना होगा, अभिनव ने मायरा की बात के जवाब में कहा। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है सर, मैं कल दोपहर में पार्टी की प्लानिंग कर लेती हूँ और तैयारी भी शुरू कर देती हूँ। आपकी तरफ से पार्टी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन? अभिनव ने ना में सिर हिलाया और फिर मोंटी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। मोंटी ने भी हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह से खड़े होकर बोला, हमें पहले अकरम से मिल लेना चाहिए। अकरम से मिलने के बाद तुम पुणे के लिए रवाना हो जाना। अभिनव भी मोंटी की बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और मायरा की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मायरा, अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं। ठीक है बॉस, अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत लगेगी तो मैं आपको फोन करूंगी। अभिनव ने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर जिमी की तरफ देखते हुए बोला, चलो जिमी। जिमी अभिनव के पास आया और उसने अपनी जेब से एक मास्क निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने जिमी से मास्क लिया और अपने मुंह पर लगा लिया। कुछ देर के बाद वो तीनों ऑफिस से बाहर आ गए थे। मायरा उन तीनों के पीछे पीछे चल रही थी। कंपनी में काम कर रहे तमाम लोग टाइगर के आने पर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। जहां जहां से टाइगर गुजर रहा था, एम्प्लॉइज खड़े होकर टाइगर के सामने अपना सिर झुका रहे थे। जिमी अभिनव के आगे आगे चल रहा था। वो तुरंत अभिनव की गाड़ी के पास आया और उसने अभिनव के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अभिनव गाड़ी में बैठा तो जिमी भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने बैठते ही अभिनव से पूछा, बॉस, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं महिपाल को शाम को आपके घर ले आऊं? मैंने बताया था ना कि वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। अरे हाँ, तुम मंदिर भी कह रहे थे, अभिनव ने जिमी की बात के जवाब में कहा। जिमी ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी पार्किंग से बाहर निकालते हुए कहा, हाँ बॉस। अभिनव ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, मैं शायद शाम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। एक बार मैं घर पहुंच जाऊं उसके बाद तुम उसे लेकर घर आ जाना। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही जिमी खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है बॉस। और उसके बाद जिमी ने अकरम के घर की तरफ अकरम के घर पहुंच चुके थे। तब तक अकरम भी अपने घर आ गया था। अभिनव की गाड़ी देखते ही वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और सीधा अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उसने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, टाइगर। अकरम की आवाज सुनते ही अभिनव ने अकरम को पलट कर देखा। अचानक से अभिनव को वो दिन याद आ गया था जब उसने पहली बार अकरम को देखा था। अपनी असलियत पहचानने से पहले अभिनव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अकरम जैसे बड़े और मशहूर आदमी से कभी मिल पाएगा। अगर उस दिन मुझे अकरम नहीं मिला होता तो मैं यहां होता? नहीं, कभी नहीं। और इस सब के लिए मैं अनन्या का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, अभिनव ने अपने आप से कहा। अकरम को देखते हुए उसकी आंखों में मुस्कान तैर रही थी। तभी अकरम भी अभिनव के पास आया और बोला, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपने घर पर बुलाओगे। अभिनव ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, क्या फर्क पड़ता है सर, मैं आपके घर आऊं या आप मेरे घर, बात तो एक ही है ना। वैसे बलराज कहाँ है, उसे खबर तो कर दी थी ना। अकरम ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसका फोन आया था। उसने कहा कि वो रास्ते में ही है, बस थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच जाएगा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया
और फिर दोनों अकरम के आलीशान बंगले की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों लिविंग रूम में जाकर बैठे ही थे कि इतने में बलराज भी वहां पहुंच गया था और उसने आते ही अभिनव से पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अर्जुन का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उसका माथा घूम चुका है। हाँ, और साथ ही मैं तुम लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे पास दिक्पाल की एक कंपनी को अर्श से फर्श पर लाने का एक शानदार प्लान है। अगर हम वक्त रहते उसकी कंपनी को गिरा देंगे तो उसे दोहरी मार लगेगी। खस्ता हाल बेटा और खस्ता हाल कंपनी को देखकर दिक्पाल का दिमाग खराब हो जाएगा। वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि उसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, और बस फिर हम उस पर करेंगे अपना आखिरी वार। अभिनव ने कहा। उसकी आंखों में जीत की चमक अभी से नजर आने लगी थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव दिक्पाल की कंपनी को बर्बाद कर पाएगा? क्या नंदिता इटली पार्टी में आएगी? क्या अभिनव अनन्या को अपने साथ पार्टी में ले जाएगा? और क्या होगा जब मीडिया वाले लेंगे अभिनव का इंटरव्यू? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। दिक्पाल को बर्बाद करने के लिए अभिनव के चेहरे पर जुनून देखकर अकरम, बलराज और मोंटी का भी जोश बढ़ने लगा था। उन्हें लगा कि अब अभिनव दिक्पाल को खत्म करके ही दम लेने वाला था। ऐसे में अकरम ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत अच्छे टाइगर, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है, जरा वो तो बताओ। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना गला साफ करके बोलना शुरू किया। सभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम दिक्पाल के आदमियों को डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। दिक्पाल बहुत होशियार आदमी है, इसलिए वो हमारी तरफ से अपनी कंपनी पर कोई हमले की उम्मीद कर रहा होगा। ऐसे में यह भी बात सच है कि उसने अपनी कंपनी पर कई सारे आदमियों को भी तैनात कर दिया होगा। तो हमारा मकसद रहेगा सबसे पहले किसी तरह उन आदमियों से निपटना या उन्हें अपने रास्ते से दूर करना, और मेरे हिसाब से दूर करना ज्यादा किफायती होगा। अभिनव का प्लान सुनकर मोंटी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, और ये प्लान इटली में जो पार्टी होने वाली है उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा ना? अभिनव ने मोंटी के सवाल पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल, पार्टी के लिए तो मैं कल ही निकल जाऊंगा, इसलिए अभी इस प्लान पर कुछ करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वैसे भी मैं हड़बड़ी में कुछ काम नहीं करना चाहता। मैं हमला इटली से वापस आकर ही करूंगा। अभिनव की बात खत्म हुई ही थी कि इतने में बलराज ने तपाक से कहा, मैं समझ गया, हमें करना तो हमला ही है ना? तो हमले की रणनीति मेरे दिमाग में बनने भी लगी है। हमें बस इसके लिए कई सारे लोगों की जरूरत होगी, साथ में अलाइना की भी। बलराज की बात सुनकर मोंटी एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने कहा, लेकिन अलाइना तो टाइगर की पार्टी में जा रही है, तो हम उसे अभी कैसे शामिल करें? मोंटी की बात पर बलराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वक्त पार्टी करने का नहीं है मोंटी। हम लोग एक जंग के बीच में हैं और मेरे प्लान में अलाइना जैसी एक लड़की की हमें सच में जरूरत है। यह सुनकर अभिनव ने एक पल के लिए बलराज को देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, पार्टी की बात से हटकर भी बलराज, मैं अलाइना को इसमें शामिल करने से थोड़ा हिचकिचा रहा हूं। मुझे उसकी सेफ्टी की चिंता है। उस पर ऑलरेडी एक जानलेवा हमला हो चुका है, इसलिए। लेकिन अगर तुम्हें उसकी वाकई जरूरत है तो फिर उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बलराज ने तुरंत अभिनव की बात पर अपना सिर हिलाया और कहा, नंदिता बिल्कुल सुरक्षित रहेगी टाइगर, तुम उसकी चिंता मत करो। इनफैक्ट तुम्हें इटली में इसकी खबर भी मिल जाएगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है तुम इटली से वापस आओ उससे पहले काम तमाम हो जाए। बलराज की इस बात पर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह तब हो सकता है जब अलाइना यहां रुककर आप लोगों के साथ इस प्लान को अंजाम दे। अगर वो मेरे साथ इटली आना चाहेगी तो मैं उससे मना नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में फिर वो जब तक लौट कर नहीं आ जाती तब तक तुम अपने प्लान पर काम शुरू नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी डिसीजन होगा वो अलाइना का ही होगा। मैं उसमें दखल देने की कोशिश नहीं करूंगा। इतने में अकरम ने चिंता भरे सुर में कहा, लेकिन हमें ये करना है तो इसे करना भी जल्दी पड़ेगा टाइगर। तुम ये मत भूलो, अगर हम अभी यहाँ बैठकर कोई प्लान बना रहे तो उधर दिक्पाल भी कुछ न कुछ गुल खिला रहा होगा। वो हमारे खिलाफ अगली चाल कब और क्या चल दे हमें जरा भी आइडिया नहीं है। हाँ टाइगर, तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। माफ करना, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, पर पार्टी तो बाद में भी हो जाएगी। बलराज ने भी थोड़े सख्त सुर में कहा
उन दोनों की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। अकरम और बलराज की बात में दम था, लेकिन दूसरी तरफ अभिनव ये भी नहीं चाहता था कि अलैना उसकी पार्टी मिस करे। पर मैं अलैना को पार्टी में लाने के लिए इतना क्यों सोच रहा हूं? अभिनव ने मन ही मन अपने आप से पूछा। उसके मन में फिर से अनन्या और अलैना के ख्याल एक दूसरे से टकराने लगे थे। इतने में मोंटी ने कहा, क्या सोच रहे हो अभिनव? मोंटी की आवाज से अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं देखता हूं। फिलहाल मुझे कल की तैयारी के लिए निकलना होगा। गुड नाइट। और हाँ, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आए तो मुझे अपडेट करना मत भूलना। ठीक है टाइगर। अकरम और बलराज ने एक साथ कहा। अभिनव उन दोनों से हाथ मिलाकर मोंटी के साथ अकरम के घर से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठने लगा। दूसरी साइड से मोंटी भी उसके बगल में बैठते हुए बोला, मुझे लग रहा है तुम बलराज के प्लान की चिंता कर रहे हो, पर सच बताओ तो मुझे कोई डाउट नहीं है। बलराज का प्लान भले ही सुनने में उतना परफेक्ट ना हो, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन का कोई तोड़ नहीं है। अभिनव ने मोंटी की बात पर सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ मैं जानता हूं, बलराज आज तक अपने काम में नहीं चुका। मुझे बस चिंता हालातों की हो रही है यार। सच बताओ तो मैं इस जंग से थक चुका हूं। मैं अब एक शांति का जीवन बिताना चाहता हूं। बस एक बार उस दिक्पाल की पिक्चर खत्म कर दूं, उसके बाद ही मुझे चैन की नींद आ पाएगी। अभिनव की बात सुनकर मोंटी मुस्कुराया और बोला, हाँ, सब हो जाएगा अभिनव, टेंशन मत लो। दिक्पाल को भले ही ये लग रहा हो कि वो हम पर हावी हो जाएगा, लेकिन हम भी उसे जल्द धूल चटा देंगे। और फिर तुम टाइगर हो यार, पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे सामने दिक्पाल कुछ नहीं है। हाँ, उसने अपनी गंदी चालों से संजय अंकल को जरूर मात दी थी, मगर तुम अपने पिता से भी 10 कदम आगे हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो मुझसे कभी अकरम ने कही थी। मोंटी की इस बात पर अभिनव फिर से कुछ सोचने लगा। उसे एक पल के लिए लगा कि अगर वो अपने पिता से वाकई 10 कदम आगे था तो उसे अभी तक उनकी मौत का बदला ले लेना चाहिए था। ऐसे में अभिनव ने एक और बार मन ही मन कसम खाई कि वो जल्द से जल्द दिक्पाल को बर्बाद करके छोड़ेगा। कुछ ही देर में अभिनव और मोंटी जिमी के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर वहां से अपने प्राइवेट जेट में पुणे के लिए रवाना हो गए। पिछले कुछ दिनों से अभिनव का प्राइवेट जेट कई बार पुणे के चक्कर लगा चुका था। ऐसे में वो सोच रहा था कि उसे इमरजेंसी के लिए एक और प्लेन खरीद लेना चाहिए था। एक बात बताओ मोंटी, अगर हम एक और प्लेन खरीद ले तो कैसा रहेगा? अभिनव ने मोंटी से पूछा, जो फिलहाल खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आवाज सुनते ही मोंटी ने अपना सिर अभिनव की तरफ पलटाया और पूछा, तुम कुछ कह रहे थे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, मैं एक और प्राइवेट जेट खरीदने के बारे में सोच रहा था। ये वाला थोड़ा पुराना भी हो गया है, नहीं? अभिनव के सवाल पर मोंटी ने एक पल के लिए पूरे प्लेन पर नजर दौड़ाई और फिर कहा, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है अभिनव। ये प्लेन अपने जमाने का सबसे शानदार प्लेन है। तुम सोचो, इसकी कीमत उस जमाने में लगभग 200 करोड़ रुपए थी। तुम आज अगर ऐसा प्लेन लेने जाओगे तो तुम्हें अपनी 1-2 कंपनी तो बेचनी पड़ेगी दोस्त। और अगर तुम्हें यह पुराना लग रहा है तो मैं इसका इंटीरियर चेंज करवा दूंगा। मैंने अपने प्लेन में भी हाल ही में नया फर्नीचर लगवाया है। खैर, मेरा प्राइवेट जेट इतना महंगा नहीं है। मोंटी की बात पर अभिनव ने सिर हिलाया और वो वापस खिड़की की तरफ देखने लगा। उससे एक पल के लिए लगा कि बेवजह इतना ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं था। अपने कॉलेज के दिनों से ही अभिनव को एक एक रुपए की अहमियत समझ में आती थी, इसलिए अब अचानक से इतनी दौलत मिल जाने पर भी वो उसे पानी की तरह नहीं बहाना चाहता था। वैसे भी एक बार इस दिक्पाल का खेल खत्म हो गया, फिर मेरा इतना आना जाना रहेगा ही नहीं, अभिनव ने अपने आप से कहा और मन को तसल्ली दी। हालांकि उसके प्लेन की कीमत सुनकर आगे बैठे जिमी के होश उड़ चुके थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक 200 करोड़ के हवाई जहाज में वो 1 रुपए दिए बिना बैठा था। कुछ देर में अभिनव का प्लेन पुणे लैंड कर गया और एयरपोर्ट से वो तीनों टाइगर के पैलेस के लिए निकल गए। पैलेस पहुंचते ही सबसे पहले मोंटी गाड़ी से नीचे उतरा और फिर उसके पीछे पीछे जिमी और अभिनव आने लगे। अभिनव जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि त्रिशा और मानसी उसका वहां पर पहले से इंतजार कर रही थी। अभिनव को आते देख वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और अभिनव को झुककर सलाम करने लगी। अभिनव को देखकर मानसी के चेहरे पर अचानक डर उभरने लगा था। उससे ऐसा लग रहा था मानो अभिनव
आज उन दोनों को किसी तरह की सजा देने आया था। हे भगवान, कहीं उस दिन में इन्हें कुछ बताना भूल तो नहीं गई? मानसी ने डरते हुए अपने आप से पूछा और वो इसी घबराहट में त्रिशा का हाथ पकड़ने लगी। त्रिशा समझ गई कि मानसी डर रही थी, इसलिए उसने उसके कान में धीरे से कहा, शांत हो जाओ मानसी, डर की कोई बात नहीं है। त्रिशा को टाइगर से डर नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि अगर टाइगर ने ही उन दोनों को रघुवीर की लेबोरेटरी से बचाया था तो वो आगे भी कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। अभिनव ने एक पल के लिए उन दोनों लड़कियों को देखा और फिर पूछा, तो कैसे तुम दोनों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? त्रिशा ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर, हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ का स्टाफ हमारा अच्छे से ख्याल रखता है। अभिनव ने त्रिशा के जवाब पर अपना सिर हिलाया और वो पास लगी चेयर पर बैठने लगा। बैठो, उसने उन दोनों लड़कियों को बैठने का इशारा करते हुए कहा। ऐसे में त्रिशा और मानसी दोनों अभिनव के सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गई और अभिनव के अगले सवाल का इंतजार करने लगी। आज की इस मीटिंग के बारे में तुम्हें मोंटी ने खबर दिया नहीं? मैं नहीं जानता, लेकिन यह मीटिंग थोड़ी अर्जेंट थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। अभिनव की बात सुनकर त्रिशा ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, मीटिंग की खबर तो नहीं थी सर, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप रघुवीर से जुड़ी बात करना चाहते हो। यह सुनकर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और अपना गला साफ करते हुए बोला, बिल्कुल सही। असल में मैं उस किताब को अभी तक समझ नहीं पाया हूं जो हमने देखी थी। साथ ही मोंटी ने मुझे यह भी कहा था कि तुम दोनों में से किसी को मुझसे कुछ कहना था। क्या वाकई में तुम्हें कुछ कहना है? त्रिशा ने इस सवाल पर तुरंत हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, जी सर, आप तो जानते ही हो कि रघुवीर का वो ड्रग मुझ पर टेस्ट हो चुका है और मैं उसकी इकलौती सर्वाइवर हूँ। मानसी भी उस इंजेक्शन का शिकार हो सकती थी, लेकिन अपनी किस्मत और आपकी मेहरबानी से ये बच गई। ये तो मैं जानता ही हूँ त्रिशा, वो ड्रग क्या था मुझे उसके बारे में बताओ। तुमने टेस्टिंग भी की है और रघुवीर से बात भी की है ना, तो मुझे बताओ वो बना क्या रहा था? अभिनव ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। ऐसे में त्रिशा ने अपना थूक निकला और फिर बोली, रघुवीर मुझ पर एक और टेस्टिंग करके फाइनल रिजल्ट निकालना चाहता था, इसलिए वो मुझे जानता भी था। मैंने उससे जाकर थोड़ी बात की और कुछ टूटी फूटी इंफॉर्मेशन भी निकलवाई। रघुवीर को लगा नहीं था कि हम दोनों बच जाएंगे। वो हमें देखकर काफी हैरान था। यह सुनकर अभिनव ने अपना सिर हिलाया और फिर बोला, वो टूटी फूटी इंफॉर्मेशन क्या है और उससे क्या समझ में आ रहा है? अब वो बताओ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो रघुवीर ने जो तुमसे कहा तुम वैसे का वैसा मेरे सामने रिपीट कर दो, मैं उसे अपने हिसाब से देख लूंगा। अभिनव की बात सुनकर त्रिशा ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, मैंने उसकी बात समझ ली है सर। रघुवीर एक ऐसा ड्रग बनाने की कोशिश कर रहा था जो सीधा इंसान की जीन लेवल पर असर करे। वो उस जीन की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ा देता कि फिर उस इंसान का शरीर एक आम शरीर से कई ज्यादा दर्द सहन कर सके। लेकिन जो ड्रग वो लोगों की बॉडी में लगा रहा था वो हर बॉडी में अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था। इसी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन मेरी बॉडी उस रिएक्शन को झेल गई। उस ड्रग के लिए रघुवीर के पास सभी इंग्रेडिएंट्स तो तैयार थे, लेकिन वो उन्हें मिक्स करने का तरीका नहीं जानता था। इसलिए उसका फिलहाल यही मकसद था कि वो उस ड्रग के मिक्स करने के तरीके को क्रैक कर सके। त्रिशा की बात सुनकर अभिनव अंदर से हिल चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिक्पाल इस तरह के काम में लगा हुआ था। अब आगे क्या होगा? जीन में बदलाव करके दिक्पाल क्या हासिल करना चाहता होगा? क्या अभिनव उसे ऐसा करने से रोक पाएगा? और क्या वो दिक्पाल के इस हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। त्रिशा की बात सुनकर अभिनव ने अपनी भौहें तानी और उसे एक पल के लिए देखकर मन ही मन कहा, तो ये बात है, ड्रग्स से जीन में बदलाव करके दिक्पाल लोगों को ताकतवर बनाना चाहता है और फिर उन्हीं लोगों की एक सेना खड़ी करना चाहता है। अभिनव समझ चुका था कि अगर दिक्पाल अपने इस प्लान में कामयाब हो जाता तो दुनिया के बड़े से बड़े माफिया बॉस के लिए भी उसे हरा पाना मुश्किल हो जाता। ऐसे में अभिनव का भी उससे निपट पाना लगभग नामुमकिन था। उसे ये बात भी खटक रही थी कि दिक्पाल अपने इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में न जाने कितने लोगों को मार चुका था और कितनों को और मारने वाला था।
वही अभिनव के पास खड़े मोंटी ने जब पूरी बात समझी तो वो भी हैरान होते हुए बोला, ये तो बहुत ही बड़ा गेम है, और अब चूंकि इस गेम की कमान हमारे हाथों में है तो हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। मोंटी की बात सुनते ही अभिनव उसकी तरफ देखकर तबाक से बोला, नहीं, ये काम हद से ज्यादा मुश्किल है और हमें शोभा भी नहीं देता। रघुवीर ना जाने कितने मासूमों को बेरहमी से मार चुका है मोंटी। अगर हमने उसे ये एक्सपेरिमेंट जारी रखने को कहा तो वो फिर से डेड बॉडीज का एक नया पहाड़ बना देगा। दिक्पाल को लोगों की जान की फिक्र नहीं होगी, लेकिन मुझे है। हम एक माफिया है, पर हमारे भी कुछ उसूल है दोस्त। अभिनव की बात सुनकर मोंटी एक पल के लिए हिल गया और फिर तुरंत अपनी सफाई में बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो अभिनव। मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट जैसा चल रहा था इसे उसी तरह से कंटिन्यू करो। ऑफ कोर्स आम जनता की चिंता मुझे भी है। मोंटी की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वापस त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, मुझे इस एक्सपेरिमेंट को आगे तो बढ़ाना है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अब एक भी इंसान को इससे मरने नहीं दूंगा। मुझे बस इतना बताओ कि रघुवीर एक्सपेरिमेंट के कौन से स्टेप पर अटका था? वो दूसरे स्टेप तक सफल रहा था, लेकिन फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाया, त्रिशा ने जवाब में कहा। अभिनव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर गहरी आवाज में कहा, तो ठीक है, मैं कल इटली जाने वाला हूं। इस पूरे प्रोसेस के लिए किसी एक्सपर्ट साइंटिस्ट को ढूंढता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तुम भी इस प्रोसेस में शामिल रहोगी। तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की सेफ्टी की गारंटी मैं लेता हूं। अभिनव का वादा सुनकर त्रिशा मुस्कुराने लगी और बोली, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी इतनी मदद की, हमारे लिए उतना ही काफी है। अब बारी हमारी है आपकी मदद करने की और इसके लिए हम तैयार भी हैं। अभिनव भी त्रिशा की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूं, और कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे अपडेट जरूर देना। इतना कहकर अभिनव तुरंत पलटा और अपने पैलेस से बाहर निकलने लगा। मोंटी और जिमी भी तुरंत उसके पीछे पीछे आने लगे थे। लगभग 2 घंटे बाद अभिनव जिमी और मोंटी के साथ वापस दिल्ली एयरपोर्ट लैंड कर गया। वो लोग गाड़ी में बैठकर गुड़गांव के लिए निकल गए थे। इतने में जिमी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, वो मैंने आपको महिपाल के बारे में बताया था ना, वो अब भी घर पर आपका इंतजार कर रहा है। अभिनव ने इस बात पर अपना सिर हिलाया और कहा, जानता हूं, मैं उससे मिलकर बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। इतने में अभिनव के बगल में बैठे मोंटी ने कहा, जिमी भाई, अगले सिग्नल पर मुझे उतार देना, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आज मेरा कुछ प्लान है। जब मोंटी की बात सुनकर अभिनव ने उसके चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान देखी तो वो हंसने लगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, और ज्यादा बदमाशी मत करना दोस्त। इतने में जिमी ने सिग्नल पर गाड़ी रोक दी और मोंटी भी नीचे उतरते हुए बोला, बदमाशी तुम भी मत करना टाइगर, टाइम पर सो जाना। पिछले कुछ दिनों से तुम वैसे भी ठीक से आराम नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि इटली में थोड़े दिन और रुक जाओ और वहां अपना माइंड फ्रेश कर लो। मोंटी की बात पर अभिनव मुस्कुराने लगा और बोला, इटली में मैं पहले ही बहुत वक्त गुजार चुका हूं मोंटी, मैं ज्यादा दिन गुड़गांव से दूर नहीं रह सकता। और वैसे भी दिक्पाल अभी सिर पर बैठा है और मेरी कंपनी भी जला चुका है। ऐसे में अगर मैं विदेश में आराम करता पाया गया तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। मोंटी ने अभिनव की बात पर सिर हिलाया और फिर वो अपने लिए एक टैक्सी रोककर वहां से चला गया। इधर जिमी भी गाड़ी को अभिनव के घर की तरफ बढ़ाने लगा। अभिनव के मन में अचानक कई सारे ख्याल आने लगे थे। वो इमेजिंग सिक्योरिटीज की वापसी इतने बड़े पैमाने पर करना चाहता था कि दिक्पाल उसे देखकर हक्का बक्का रह जाए, और फिर इसी हैरानी के सदमे में अभिनव दिक्पाल को मुंह के बल गिराना भी चाहता था। दिक्पाल की खत्म हो जाने के बाद मुझे फिर अपने परिवार को लेकर सोचना चाहिए, अभिनव ने अपने आप से कहा। कहने को उसके पास कई लोग थे, लेकिन वो अंत में अब भी अकेला था। उसे एक परिवार की कमी खलती थी। वो चाहता था कि अनन्या की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए ताकि अभिनव उससे अपने दिल की बात कह सके। लेकिन क्या अनन्या मेरे दिल की बात सुनेगी? और सुनने के बाद क्या वो उसे मानेगी? अभिनव ने अपने आप से पूछा। अनन्या मेमोरी लॉस से गुजरकर
अभिनव को पहचान नहीं रही थी। ऐसे में अभिनव को ये डर लग रहा था कि कहीं उसका दिल फिर से न टूट जाए। ये बात सच थी कि अभिनव पहले ये नहीं चाहता था कि अनन्या उसके बारे में सब कुछ जान जाए, लेकिन चूंकि अब वो सब कुछ भूल चुकी थी तो अभिनव को काफी बुरा भी लग रहा था। उसे कभी कभी ऐसा लगने लगता मानो अनन्या अपनी मेमोरी कभी रिकवर कर ही नहीं सकती थी। उनकी शादी भले ही जबरदस्ती हुई हो, लेकिन जब वो एक साथ रहने पर मजबूर हो गए, उसके बाद ही उन दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार समझ में आया था। उस शादी में अनन्या ने लाखों गलतियां भी की थी, मगर अभिनव जानता था कि उसके ऊपर भी दूसरे लोगों का दबाव था। उसी दबाव के चलते अनन्या ने कई सारे गलत फैसले लिए थे, लेकिन उसका मन तब भी साफ था। अगर उसे मौका मिलता तो वो अभिनव के साथ जीवन बिताने को तैयार भी हो जाती। फिर चाहे अभिनव अपनी साधारण जिंदगी जीता या फिर टाइगर बनकर रहने लगता। अभिनव अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में उसे जिमी की आवाज आई। हम पहुंच गए बॉस। अचानक जिमी ने कहा। अभिनव ने एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाई और वो ख्यालों से बाहर आ गया। उसने देखा कि गाड़ी उसके घर के गैरेज में पहुंच चुकी थी। गाड़ी से नीचे उतरते हुए जब अभिनव ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो पाया कि रात के 2 बजने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाकी थे। वो एक उबासी लेकर अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक महिपाल उसके सामने आ गया और अपने घुटनों पर गिरकर बोला, बॉस, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो मैं जिंदगी भर आपका वफादार रहकर आपकी सेवा कर सकता हूँ। महिपाल को देखकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें माफिया किंग ज्वाइन करना है तो अपनी वफादारी के लिए एक शपथ भी लेनी होगी महिपाल। तुम इसके लिए तैयार हो? महिपाल ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और जोश भरे सुर में कहा, जी बॉस, मैं तैयार हूँ। आपके लिए काम करने के वास्ते मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना। तुम मेरे साथ काम पर चलोगे। अभिनव ने इतना कहा और वो महिपाल का कंधा थपथपाकर घर के अंदर चला गया। उसे जाते देख महिपाल के चेहरे पर भी एक चहकती हुई मुस्कान थी और उसके पास खड़ा जिमी भी काफी खुश था। दिक्पाल को छोड़कर टाइगर के साथ जुड़ जाना उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला महसूस हो रहा था। वो समझ गए थे कि इस शहर तो क्या, इस देश में भी टाइगर से अच्छा कोई बॉस नहीं हो सकता था। अगली सुबह अभिनव की नींद एक हल्के फुल्के सिर दर्द के साथ खुली। कल रात मोंटी ने जो बात कही थी वो सच थी। अभिनव वाकई इन दिनों अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहा था। एक लंबी उबासी लेकर वो बेड से उठा और काम पर निकलने के लिए तैयार होने लगा। आज अभिनव को दोपहर में एक पार्टी भी अटेंड करनी थी और फिर दूसरी पार्टी के लिए इटली भी निकलना था। ऐसे में आज उसने एक नीले रंग का टक्सीडो सूट पहन लिया। अभिनव रेडी होकर अपने लिविंग रूम में आया ही था कि इतने में घर का दरवाजा खुला और मोंटी भी अंदर आ गया। तुम यहाँ फिर से? अभिनव ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसके सवाल को नकार कर मोंटी ने सीधे पूछा, बताओ ब्रेकफास्ट में क्या लोगे? इस सवाल पर अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर हंसते हुए कहा, तुम सुबह सुबह मेरे घर पर ब्रेकफास्ट बनाने आए हो? तुम्हें यहाँ कुक की पोजीशन चाहिए क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे भी बहुत भूख लग रही है और बाहर का ब्रेकफास्ट खा खा कर मैं पक चुका हूँ, इसलिए सोचा यहाँ आकर तुम्हारे लिए भी कुछ बना लूं और अपने लिए भी। मोंटी ने जवाब में कहा। ऐसे में अभिनव और ज्यादा हंसने लगा और बोला, तुम ये नाश्ता अपने घर पर भी बना सकते थे यार, पर मैं जानता हूं कि बर्तनों की आवाज से तुम्हारी गर्लफ्रेंड की नींद खराब हो जाएगी, है ना? यह सुनकर मोंटी भी हंसने लगा और बोला, तुम जैसा ठीक समझो अभिनव, पर मैं सच में कुछ बनाने की सोच रहा हूं और बना भी जल्दी लूंगा। तुम्हें भी कुछ खाकर ही ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। मोंटी की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पहले यह बताओ कि तुमने आखिरी बार कुछ खाने के लिए कब बनाया था? जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं। अभिनव की बात पर मोंटी हंसा और बोला, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है दोस्त, तुम एक बार खाकर तो देखो। नहीं नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। और वैसे भी तुमसे अच्छा खाना मैं बना लूंगा। मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है खुद के लिए खाना पकाने का। तुम्हें शायद अमानत ने नया नया खाना बनाना सिखाया है, इसलिए जोश में आ रहे हो। अभी फिलहाल चलो, मैं प्रोटॉन पब्लिशर्स में ही कुछ सिखा लूंगा
हम लेट भी हो रहे हैं। अभिनव ने एक मुस्कान के साथ अपनी बात खत्म की और वो लिविंग रूम से बाहर निकलने लगा। मोंटी भी अपने कंधे उचकाकर उसके पीछे पीछे जाने लगा था। वो अभिनव को अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहता था, जो कि उसे वाकई अमानत ने बनाना सिखाया था। गाड़ी के पास जाते हुए अभिनव एक पल के लिए रुका और मोंटी की तरफ देखकर आगे बोला, आज सुबह से मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। तुम मेरे पास किसी डॉक्टर को भेज दो या फिर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लो। कल पार्टी है इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर और ज्यादा बीमार पड़ गया तो सारे काम अटक जाएंगे। मोंटी ने अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं एक डॉक्टर को प्रोटॉन पब्लिशर्स भेज दूंगा। अभिनव ने भी अपना सिर हिलाया और वो अपनी गाड़ी के करीब आ गया। उसने देखा कि महिपाल एक मुस्कान के साथ वहां उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ अकरम भी अपनी कंपनी के ऑफिस पहुंच चुका था। वो अपनी कुछ फाइल्स देख ही रहा था कि इतने में उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और उसका एक आदमी अंदर आ गया। अकरम सर, उस आदमी ने धीरे से पुकारा। अकरम ने अपनी नजरें उठाकर एक पल के लिए उसे देखा और फिर पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? उस आदमी ने अपना थूक निकला और नजरें झुकाकर कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर। असल में कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ हुआ था जो आपका जानना जरूरी था, लेकिन वो बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। यह सुनकर अकरम ने अपनी भौहें तानी और फाइल्स को एक तरफ रखते हुए कहा, क्या हुआ था? और अगर बात जरूरी थी तो तुम भूल कैसे गए? अगर वो बात टाइगर से जुड़ी हुई निकली तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानते हो कि टाइगर से जुड़ी एक एक खबर मुझे तुरंत चाहिए होती है। अकरम की धमकी सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा गया और फिर बोला, सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज एडवांस में माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता ये बात टाइगर सर से जुड़ी है या नहीं। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, फिर आप ही समझ पाओगे कि उस बात का टाइगर से कोई लेना देना है या नहीं। अपने आदमी की सफाई सुनकर अकरम ने एक गुस्से भरी गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, ठीक है, बोलो अब आगे क्या होगा? अकरम का आदमी उसे कौन सी बात बताने आया होगा? क्या वो बात टाइगर से जुड़ी होगी? और अभिनव की आज की पार्टी में क्या होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अकरम की इजाजत के बाद उसके आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर बात यह है कि कुछ दिनों पहले यहाँ ऑफिस में आपसे मिलने कोई आदमी आया था। वो किसी तरह की हड़बड़ी में था और आपसे मिलने के लिए बेसब्र हो रहा था। उसका कहना था कि वो खास कनाडा से यहाँ आपसे मिलने आया था। उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अपने आदमी की बात सुनकर अकरम ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर पूछा, कनाडा से कोई आदमी आया था और उससे मुझसे जरूरी बात करनी थी? मैं तो कनाडा में किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो फिर यह आदमी, एक बात बताओ, उससे बात क्या करनी थी मुझसे? उसने तुम्हें कुछ बताया होगा ना? अकरम की बात पर उसके आदमी ने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर कहा, सर उसने मुझे एग्जैक्टली ये तो नहीं बताया कि उसे आपसे क्या बात करनी थी, लेकिन शायद उसने एक दो बार मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे टाइगर का जिक्र किया था। क्या? अकरम एक पल के लिए हैरान हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, टाइगर के बारे में कहा था उसने? तुमने उसे रोक कर नहीं रखा? मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया? नहीं सर, मैंने आपको इस बारे में मैसेज किया था। आप उस वक्त किंग ऑफ द वर्ल्ड के इवेंट में लगे हुए थे, इसलिए मैंने कॉल करके आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा आप मैसेज देखकर अगर फ्री होते तो मुझे कॉल लगा ही लेते, लेकिन फिर आपका कॉल भी नहीं आया और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। दूसरी तरफ वो कनाडा वाला आदमी भी अचानक हड़बड़ी में यहाँ से निकल गया। उसने जाते वक्त कुछ कहा भी नहीं कि वो क्यों जा रहा है, इसलिए फिर किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पूरी बात समझाकर उस आदमी ने अपनी नजरें झुका ली। दूसरी तरफ अकरम के सिर पर सल उभर आए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा आदमी था जो उससे मिलना चाहता था। उसने टाइगर का जिक्र भी किया था, लेकिन फिर वो अचानक यहाँ से चला भी गया। इतने में अकरम ने तुरंत अपनी जेब में से फोन निकाला और मैसेज की एप्लीकेशन खोली। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए जब वो उस आदमी की चैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां वाकई उसका एक मैसेज पड़ा हुआ था। ऐसे कई सारे मैसेजेस थे जो नीचे सरक कर अकरम की नजरों से ओझल हो चुके थे। उस आदमी का भी वो मैसेज उन्हीं अनदेखे संदेशों में शामिल था। ऐसे में अकरम ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और अपने सामने खड़े उस आदमी को देखते हुए मन ही मन कहा,
अब इसे भी क्या ही कहूँ, मैं खुद उस दिन पार्टी में लगा हुआ था। अगर वक्त रहते मैसेज देख लेता तो पता चल जाता कि वो आदमी कौन है। अकरम ने फिर एक गहरी सांस ली और अपना फोन टेबल पर रखते हुए कहा, एक काम करो, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालो और जिस फुटेज में वो आदमी दिख रहा है वो मुझे सेंड कर दो। आगे मैं देख लूंगा, अब तुम जा सकते हो। जी सर, उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा और वो एक राहत भरी सांस लेकर अकरम के ऑफिस से बाहर आ गया। इधर अकरम इस सोच में डूबा हुआ था कि टाइगर का कनाडा से क्या कनेक्शन था। अकरम ने ना कभी अभिनव के मुंह से और ना ही कभी संजय के मुंह से कनाडा का नाम सुना था। अकरम को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कनाडा में बैठा कोई आदमी टाइगर को कैसे जानता था। दूसरी तरफ अभिनव और मोंटी भी प्रोटॉन पब्लिशर्स की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी में बैठे अभिनव ने एक पल के लिए अपनी घड़ी में टाइम देखा और फिर मोंटी की तरफ देखकर कहा, आज हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मोंटी, तुम्हारी तैयारी हुई या नहीं चलने की? अभिनव के सवाल पर मोंटी ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तैयारी बाकी है लेकिन चिंता मत करो, मैं और अमानत दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए जल्दी से रेडी हो जाएंगे। अभिनव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, और नंदिता? मोंटी ने इस बार एक गहरी सांस ली और फिर बोला, नंदिता तो असल में यही रुकने वाली है, उसे बलराज के साथ मिलकर दिक्पाल की कंपनी गिराने में ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। मोंटी का जवाब सुनकर अभिनव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली। उसे लगा कि चौकी अलायना अभी अभी रिकवर हुई थी तो उसे पार्टी में शामिल होकर अपना मूड ठीक कर लेना चाहिए था। हालांकि अभिनव ने भी उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया था कि वो यही रुककर बलराज के साथ प्लानिंग करे। ऐसे में अलायना जो भी कर रही थी वो उसी का फैसला था। ठीक है, जैसी उसकी मर्जी, अगर वो रुकना चाहती है तो यही सही, वैसे भी काम तो काम है। और जैसा कि महापुरुष बलराज ने कहा, पार्टी तो बाद में भी हो सकती है। अभिनव ने तंज कसते हुए अपनी बात कही, जिससे मोंटी एक पल के लिए हंसने लगा। फिर अचानक अभिनव को एक और बात सूझी और उसने तुरंत कहा, एक बात बताओ मोंटी, तुम मेरे साथ अभी प्रोटॉन पब्लिशर्स आ क्यों रहे हो? इस सवाल पर मोंटी एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मतलब मेरा तो काम ही है ना तुम्हारे साथ रहने का। अभिनव ने उसकी इस बात पर ना में सिर हिलाया और फिर कहा, तुम शायद भूल रहे हो लेकिन आज मैं अभिनव बनकर कंपनी जा रहा हूं, ना कि टाइगर बनकर। एक सेकंड रुको। अभिनव ने एक पल के लिए आगे के शीशे में महिपाल को देखा और फिर कहा, महिपाल जरा गाड़ी साइड में लगाना। क्या हो गया अभिनव, तुम गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो? मोंटी ने चिंता भरे सुर में पूछा। गाड़ी की रुकते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और मोंटी की तरफ देखकर कहा, फिलहाल तुम्हारा प्रोटॉन में कोई काम नहीं है दोस्त, इसलिए बेहतर ये होगा कि अपने घर जाओ और गर्लफ्रेंड के साथ निकलने की तैयारी करो। तुम बेवजह कंपनी चलकर वक्त बर्बाद करोगे और फिर हमें निकलने में देरी हो जाएगी। प्लीज जरा बात को समझो, मैं तुम्हारे लिए अभी की अभी एक कैब बुक कर देता हूँ। अभिनव की बात सुनकर मोंटी ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और वो गाड़ी से नीचे उतर गया। उसका वहां से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन अभिनव की बात भी सही थी और फिर अभिनव के टाइगर होने की वजह से मोंटी उसकी बात टाल भी नहीं सकता था। मोंटी को नीचे उतारने के बाद महिपाल ने फिर से एक्सीलरेटर पर जोर दिया और गाड़ी को चलाने लगा। अभिनव की गाड़ी मोंटी के सामने से निकली थी कि उसके पीछे पीछे एक कैब भी वहां आकर खड़ी हो गई, जो कि अभिनव ने बुक की थी। मोंटी एक गहरी सांस लेकर उस कैब में बैठा और फिर वहां से निकल गया। तुम अपना वक्त इस तरह कभी बर्बाद मत करना महिपाल, अभिनव ने शीशे में महिपाल को देखकर कहा। महिपाल ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, बिल्कुल नहीं बॉस, मुझे तो हर दफा कुछ न कुछ काम चाहिए करने को। सच कहूँ तो मुझे टाइम पास करना आता ही नहीं। अभी कुछ दिनों से घर में खाली बैठकर भी इतना अजीब लग रहा था मुझे कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर आपने मुझे अपने लिए काम करने का मौका दिया और मुझे मजा ही आ गया। अभिनव ने एक मुस्कान के साथ महिपाल की बात पर सिर हिलाया और कहा, काम के लिए तुम्हारा जोश बहुत अच्छा है महिपाल, लेकिन जरूरत पड़ने पर आराम भी कर लेना। जिंदगी में काम और आराम का बैलेंस हो तभी उसे जीने का मजा है। अगले कुछ मिनटों में अभिनव की गाड़ी प्रोटॉन पब्लिशर के सामने पहुंच गई। अभिनव ने खिड़की में से ही देखा कि कंपनी के एंट्रेंस पर आज भी कुछ रिपोर्टर्स अपना माइक और कैमरा लिए तैयार खड़े थे। इतनी प्रॉब्लम से गुड़गांव में, उसकी न्यूज तो दिखाएंगे नहीं, ले देकर मेरी कंपनी पहुंच जाएंगे अपनी खबरों के लिए। अभिनव ने उपहास भरे सुर में कहा। उसकी बात सुनकर महिपाल ने भी एक पल के लिए उन रिपोर्टर्स को देखा और फिर कहा,
बॉस, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊं क्या, या आप ऐसे ही अंदर जाना चाहोगे? अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, रहने दो, मैं ऐसे चला जाऊंगा। अभिनव गाड़ी से नीचे उतर गया और कंपनी की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे में महिपाल ने भी तुरंत गाड़ी पास में ही पार्क कर दी और वो भी हड़बड़ी में अभिनव के पीछे आने लगा। जब एंट्रेंस पर खड़े रिपोर्टर्स ने सामने से अभिनव को आते देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े। अभिनव जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज की सुबह आपको कैसी लग रही है? क्या इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठने से एक आम इंसान की सुबह में कोई बदलाव आता है, या वो तब भी पहले जैसे ही रहती है? एक रिपोर्टर ने अभिनव पर अपने कई सारे सवालों को थोप दिया। इससे पहले कि अभिनव उन सभी सवालों को समझ भी पाता, इतने में दूसरे रिपोर्टर ने कहा, मिस मायरा ने कल हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको प्रोटॉन पब्लिशर्स का नया वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वैसे तो मायरा जी झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन फिर भी हम ये बात आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, क्या ये सच है? सभी सवालों को सुनकर अभिनव ने एक लंबी गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपने जो भी सुना है वो बिल्कुल सच है। प्रोटॉन पब्लिशर्स को जाना ही उसके सच के लिए जाता है, फिर चाहे हमारा काम सच को छापना हो या उसे बोलना। खैर, अब आगे आप लोगों के जो भी सवाल होंगे उन सभी के जवाब हमारी लेटेस्ट पब्लिश्ड मैगजीन और इंटरनेट आर्टिकल पर मिल जाएंगे। अभी के लिए मुझे माफ कीजिए। अपनी बात खत्म कर अभिनव रिपोर्टर्स के बीच से अपनी कंपनी के अंदर घुसने लगा और उसके पीछे पीछे महिपाल भी आ गया। अभिनव को अंदर आते देख प्रोटॉन के एक एक वर्कर का ध्यान उसके ऊपर चला गया था। उसे चलते देख एक लड़की ने अपने कलीग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जरा इसे देखो तो, अभिनव सुपरवाइजर से वाइस प्रेसिडेंट बनकर आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहा। ऐसे में वो कलीग हंसने लगी और बोली, अब सैलरी और पावर बढ़ी है तो आदमी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव तो लगेगा ही ना डार्लिंग। सभी लोगों की बातें अभिनव के कानों तक भी पहुंच रही थी, पर वो जानबूझकर उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचकर उसने बटन दबाया और फिर एक पल के लिए महिपाल को देखकर पूछा, तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं? महिपाल ने धीरे से ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं बस, पर मुझे भूख ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब में से एक कार्ड निकालने लगा। उसने उस कार्ड को महिपाल के हाथों में थमाते हुए कहा, जाओ और हम दोनों के लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। महिपाल एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे महसूस हुआ कि दिक्पाल ने कभी उसकी इतनी कदर नहीं की थी जितनी अभिनव कर रहा था। जी जी बॉस, अभी लाता हूँ। थैंक यू बॉस, आप सच में महान हो। महान क्या, भगवान हो, महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी तारीफ सुनते हुए अभिनव ने एक और हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, मैं भगवान होता तो शायद मुझे भूख ही नहीं लगती महिपाल। इसलिए अब जल्दी जाओ और खाना लेकर आओ। मेरे लिए एक पनीर सैंडविच और एक पानी की बोतल ले आना, बाकी तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। महिपाल तुरंत हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया और इतने में लिफ्ट का दरवाजा भी खुल गया। कुछ सेकंड्स बाद अभिनव 10th फ्लोर पर पहुंच गया, जहां उसका ऑफिस था। इस बार उसके पुराने ऑफिस में ही सारा फर्नीचर बदल दिया गया था। अभिनव जब अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मायरा वही बैठी थी। अभिनव को आते देख मायरा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू योर ओल्ड बट न्यू ऑफिस। मैंने यहाँ का फर्नीचर बदलवा दिया है। आपको अगर कुछ भी कमी लग रही है तो बताइए, मैं अभी के अभी ठीक करवा देती हूँ। अभिनव ने एक पल के लिए अपने पूरे ऑफिस को देखा और फिर कहा, नहीं, जो है एकदम परफेक्ट है। तुम्हारा इंटीरियर में टेस्ट अच्छा है मायरा। सच बताओ तो मैं तो इतना सोच भी नहीं पाता। खैर, बाकी सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ऑन ट्रैक है सर। मैगजीन जल्दी रिलीज होने वाली है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपको कंपनी से जुड़ी नई फाइल्स भी तो देनी है। आप प्लीज आराम से बैठिए, मैं अभी के अभी सभी फाइल्स लेकर आती हूँ, मायरा ने कहा और वो तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गई। उसे जाते देख अभिनव के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। वो मायरा की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। मुझे इसे भी कुछ बोनस देना चाहिए, अभिनव ने अपने आप से कहा। वो बोनस के बारे में सोचता हुआ अपनी चेयर पर बैठने के लिए एक कदम आगे बढ़ा ही था। इतने में किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खटखटा दिया। कम इन, अभिनव ने तुरंत कहा। उसे एक पल के लिए लगा कि मायरा ही वापस आई थी। हालांकि दरवाजा जैसे ही खुला तो अभिनव के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अपने सामने आज किसे देख रहा था। अब आगे क्या होगा? आखिर क्या था टाइगर का कनाडा से कनेक्शन? क्या अकरम को अब हंसराज के बारे में पता लग जाएगा?
और जब वो ये बात अभिनव को बताएगा तो अभिनव क्या करेगा, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम अंदर नहीं आ सकती हो। इससे पहले कि वो लड़की अभिनव के कैबिन में आती, उस लड़की के पीछे आती हुई वंदना ने झेपते हुए कहा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अभिनव की कॉलेज मेट कामिनी थी। कामिनी अभिनव के कैबिन में घुसने वाली थी और वंदना भी गुस्से में कामिनी के पीछे पीछे अभिनव के नए ऑफिस में अंदर आ गई थी। अभिनव उन दोनों को देख रहा था। उससे ये देखते हुए हिचक भी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। कामिनी को अभिनव ने जब काम पर रखा ही नहीं था तो फिर वो प्रोटॉन पब्लिशर्स में क्या करने आई थी, यही बात अभिनव को समझ नहीं आ रही थी। और तो ये लड़की सिक्योरिटी को बाईपास करके अंदर आ गई। अभिनव ने अपने आप से कहा। वो जानता था कि इतनी आसानी से कोई भी इंसान प्रोटॉन पब्लिशर्स में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाता, इतने में वंदना ने गुस्से में कामिनी से कहा, मैडम अब आपको यहाँ से जाना होगा, वरना मुझे मजबूरन कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जब वंदना ने ये सब कहा तो वो जानबूझकर कामिनी के सामने कुछ इस तरह से आकर खड़ी हो गई थी कि वो अभिनव को देख ना पाए। उसने अभिनव को पूरी तरह से ढक लिया था। इतने में कामिनी ने गिड़गिड़ाते हुए वंदना से कहा, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना मैं आपको अंदर अलाउ नहीं कर सकती हूँ। एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती क्या? वंदना ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अभिनव को वंदना के चिल्लाने से ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि कामिनी वंदना के सामने गिड़गिड़ा रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कामिनी जैसी लड़की भी किसी के सामने गिड़गिड़ा सकती थी। ये तो शुरू से इतनी घमंडी थी, हर किसी को अपनी जूती पर रखती थी, किसी को कुछ नहीं समझती थी। तो फिर आज क्या हुआ? इसने अचानक अपना रंग कैसे बदल दिया? अभिनव ने जब अपने आप से इतना कहा ही था, इतने में अभिनव के कानों में कामिनी की आवाज आई। कामिनी ने वंदना से कहा, मैं बस एक बार अभिनव से मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा अभिनव से मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना अभी के अभी तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। अब अगर तुमने अपने पैर नहीं उठाए तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। वैसे तुम अंदर आई कैसे? सिक्योरिटी को धोखा देकर ना। रुको, अब मैं सिक्योरिटी को नहीं बल्कि सीधा पुलिस को बुलाती हूँ। तुम खड़ी रहो यही, मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन में फोन करती हूँ। वंदना की बात खत्म होती ही कामिनी का चेहरा रुआसा सा हो गया था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी फूट फूट कर रो सकती थी। उसने वंदना की पीछे से झांकते हुए अभिनव की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, अभिनव प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस तुम्हारा 1 मिनट चाहिए, बस 1 मिनट, यकीन करो मैं उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी प्लीज। हालांकि कामिनी को अभिनव का चेहरा नजर तो नहीं आ रहा था, फिर भी उसे यह विश्वास था कि अभिनव वंदना के पीछे ही खड़ा था। इतना कहने के बाद भी जब अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो एक कदम आगे आई और भरे हुए गले से बोली, प्लीज अभिनव प्लीज। ठीक है, अभिनव ने तुरंत कहा और फिर वंदना को कामिनी का रास्ता छोड़ने का इशारा कर दिया। वंदना अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गई थी। उसे ये तो पता था कि अभिनव का दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत जल्दी पिघल जाता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभिनव कामिनी के मामले में भी पिघल जाएगा। इससे पहले कि वंदना अभिनव से कुछ कह पाती, अभिनव ने कहा, कामिनी से कहो कि मैं थोड़ी देर के बाद उससे मिलूंगा। आप श्योर हो सर? आप सच में उससे मिलना चाहते हो? वंदना ने तुरंत पलटकर अभिनव से पूछा। उसे अभी भी अभिनव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं इसे जानता हूं, इसलिए मुझे इससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कह देना कि मेरे पास इसे देने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। अगर ये 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर लेती है तो तुम तुरंत मेरे कमरे में 20 सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज देना। वो इसे उठाकर ले जाएंगे और बाहर फेंक आएंगे। जैसे ही कामिनी ने अभिनव के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई। पहले तो वो अभिनव से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब उसे अभिनव से मिलने में डर लग रहा था। उधर वंदना ने अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर उसके कैबिन से बाहर निकल गई। इतने में कामिनी ने अभिनव को देखा और बोली, थैंक यू अभिनव, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अभिनव ने कामिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और आखिर में कहा, तुम्हारे 10 मिनट शुरू हो चुके हैं। मेरी तारीफ करने से अच्छा है तुम्हें जो बात करनी है वो करना शुरू करो। कामिनी फिर से हिचकिचा उठी।
उसने अपना गला साफ किया और अभिनव की तरफ एक कदम आगे आते हुए बोली, मैं यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ अभिनव। अभिनव ने उसकी बात सुन फिर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ नौकरी करने दूंगा? क्योंकि तुम यहाँ की वीपी हो अभिनव, प्रोटॉन पब्लिशर्स के वीपी, इतनी बड़ी कंपनी के वीपी। तुम चाहो तो किसी को भी नौकरी पर लगा सकते हो, तुम चाहो तो किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हो। कामिनी के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुमने ये तो सही कहा कि मैं यहाँ वीपी हूँ। तुमने ये भी सही कहा कि यहाँ मैं जिसे चाहूँ उसे नौकरी पर रख सकता हूँ और जिसे चाहे उसे नौकरी से निकाल भी सकता हूँ। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही का वही है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखने वाला हूँ? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड राज कहाँ है? वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा क्या? पहले तो बड़ा कहता था कि वो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएगा, तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। अब क्या हुआ? उसकी खुद की भी तो कंपनी है, तो फिर वो तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं दे रहा? अभिनव ने जैसे अपनी बात खत्म की तो उसकी नजर अपनी घड़ी पर चली गई। उसने पहले टाइम देखा और फिर कामिनी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। इससे पहले कि वो तुम्हें उठाकर ले जाए, तुम खुद यहाँ से चली जाओ। अभिनव प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, हम दोनों तो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम मुझे जो काम दोगे मैं वो काम कर लूंगी। प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे मौका देकर तो देखो, मैं सच में तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। कामिनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन अभिनव को उसके आंसुओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतने आंसू देख लिए थे कि अब उसे ये पहचानने में दिक्कत नहीं होती थी कि कौन से आंसू इंसान के हैं और कौन से मगरमच्छ के। कामिनी को देखते हुए अभिनव के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और उसने कामिनी से कहा, देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, उठो और जाओ। एक बार गार्ड्स अंदर आ गए और उन्होंने तुम्हें उठा लिया तो फिर वो मेरे कहने पर भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी इससे ज्यादा और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अभिनव ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो इतने में उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो गई थी। उस दस्तक को सुन अभिनव के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई थी। वो समझ गया था कि उसके गार्ड्स वंदना के साथ कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए थे। कामिनी भी ये बात समझ गई थी। ऐसे में उसने लगभग रोते हुए अभिनव से कहा, अभिनव ये तरीका ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। जैसे ही कामिनी की आवाज ऊंची हुई तो अभिनव ने कहा, नॉट फेयर? व्हाट इज नॉट फेयर कामिनी? मेरा तुम्हें जॉब ना देना नॉट फेयर और तुम्हारा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाना, वो क्या था फेयर? कॉलेज में तुम्हारा मुझे बात बात पर नीचा दिखाना, वो क्या था फेयर? कॉलेज की रियूनियन में मुझे इसलिए बुलाना ताकि तुम सब मिलकर मेरी गरीबी पर हंस सको, वो क्या था फेयर? अरे यहां आने से पहले एक बार आईने में अपनी शक्ल तो देख कर आती। तुम्हारी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। आज मैं अमीर हो गया हूं, इतनी बड़ी कंपनी का वीपी हो गया हूं, तो चली आई मुंह उठाकर नौकरी मांगने। अरे मतलबी होने की भी कोई लिमिट होती है या नहीं? अरे तुमसे अच्छे तो वो बेजुबान जानवर होते हैं, भीख की रोटी भी खाते हैं तो आंखों में शर्म रखकर खाते हैं, और खाने के बाद खिलाने वाले को प्यार से देखते भी हैं। जिस हिसाब से तुम चल रही हो तुम्हें तो भगवान नर्क में भी जगह नहीं देगा। गार्ड्स अंदर आओ और बाहर निकालो इस दो कौड़ी की लड़की को मेरे कैबिन से। आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ ट्रैश टू बी थ्रोन अवे राइट नाउ। अभिनव ने गुस्से में अपने गार्ड से कहा। उसके कहने भर की ही देर थी कि इतने में कमरे का दरवाजा खुला और तुरंत एक के बाद एक 20 गार्ड्स उस कमरे में दाखिल हो गए। उनमें से सबसे सीनियर गार्ड ने कामिनी से कहा, मैडम क्योंकि आप एक लड़की है इसलिए हमारी कार्रवाई शुरू करने से पहले हम आपको एक बार वार्न करना चाहते हैं। आप प्लीज अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए और खुद ही यहाँ से बाहर चली जाइए, वरना मुझे मजबूरन आपके साथ वायलेंट होना पड़ेगा। कामिनी जिसकी आंखें आंसुओं से भरने वाली थी और जो फूट फूट कर रोने वाली थी, उसने ये बात सुनकर अपने आंसू को रोक लिया था। उसे यह भी समझ आ गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें गलती उसी की थी। अगर उसने अभिनव के साथ उसके कमजोर दिनों में अच्छा बर्ताव किया होता तो आज अभिनव की वजह से उसे कभी ये दिन नहीं देखना पड़ता। यह भी हो सकता था कि अभिनव खुद उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि अभिनव की जिंदगी इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा बदल जाएगी। मुझे क्या, ये तो किसी को भी नहीं पता था कि वो सड़क से उठकर स्टार बन जाएगा। लेकिन
ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? इसने ऐसा क्या किया कि ये सीधा वीपी हो गया? जब कामिनी ये सब सोच ही रही थी, तब गार्ड्स ने उसे उठा लिया था और उसका जुलूस निकालते हुए पूरे ऑफिस में घुमाना शुरू कर दिया था। कुछ देर तक उसका जुलूस निकालने के बाद सारे गार्ड्स कामिनी को ऑफिस के बाहर ले आए थे। उधर अभिनव को विश्वास नहीं हो रहा था कि कामिनी और उसके जैसे लोग इस हद तक नीचे गिर जाएंगे। पता नहीं ये दुनिया कब सुधरेंगी, अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर अपने काम में लग गया। उधर जब अभिनव अपना काम कर रहा था, तब इधर दामोदर भी हंसराज के साथ बैठा अभिनव की उस टाइगर वाली तस्वीर को ध्यान से देख रहा था, जिसमें अभिनव ने मास्क लगाया हुआ था। इस तस्वीर से तो ये पता लगाना मुश्किल है कि टाइगर कौन है, हंसराज ने दामोदर से कहा। दामोदर ने जवाब में कहा, सही कह रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि हमारे हाथ टाइगर की इससे अच्छी कोई तस्वीर लग सकती है। शायद दिक्पाल से निपटने के लिए उसने अपने आप को इस मास्क के पीछे छुपा रखा है। हंसराज ने दामोदर की बात के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। वही दामोदर यही सोच रहा था कि वो टाइगर तक कैसे पहुंचे। तभी दामोदर को कुछ याद आया और उसने हंसराज से पूछा, तुमने बताया था कि तुम अकरम नाम के एक आदमी के ऑफिस में गए थे, वहां से कोई फोन आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सर, हंसराज ने जवाब दिया। दामोदर ने एक गहरी सांस ली और फिर से उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। उस तस्वीर में आगे टाइगर खड़ा था और उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे जो टाइगर की जीत से बहुत खुश थे। दामोदर ने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि उसमें एक लड़की भी खड़ी थी। दामोदर ने पाया कि वो लड़की टाइगर को जब से देख रही थी तब उसकी आंखों में एक चमक सी थी। दामोदर ने तुरंत वो तस्वीर हंसराज को दिखाई और कहा, हंसराज, इस लड़की के बारे में पता करो कि ये कौन है और इसका टाइगर के साथ क्या कनेक्शन है। हंसराज ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत उस फोटो को लेकर दामोदर के घर से बाहर निकल गया। दामोदर भी सोफा पर बैठ गया और उसकी नजर उस तस्वीर पर जाकर टिक गई जिसमें वो संजय के साथ खड़ा था, वो भी उसकी शादी वाले दिन। तुम चिंता मत करना संजय, तेरा टाइगर अब मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मुझे आकाश पाताली एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं टाइगर को ढूंढ कर लाऊंगा और उसे उसकी सही कुर्सी पर बैठाऊंगा। अब आगे क्या होने वाला है? क्या कामिनी अभिनव से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश करेगी? आखिर कौन है वो लड़की जो दामोदर को तस्वीर में नजर आई? क्या दामोदर उस लड़की तक पहुंच पाएगा? और क्यों बैठाना चाहता है दामोदर टाइगर को कुर्सी पर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव का नाम और तस्वीरें मैगजीन में छप चुकी थी। ऐसे में अब उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली थी जो कुछ वक्त पहले अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। मेरी मैगजीन में फोटो क्या पब्लिश हुई? कामिनी जैसे लोग पागल हो चुके हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि मैं ही टाइगर हूं तो ना जाने इनका क्या हाल होगा, अभिनव ने अपने मन ही मन कहा। और इतने में उससे ऑफिस के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। कम इन, अभिनव ने कहा और मायरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसके हाथों में कई सारी फाइल्स भी थी। मायरा ने उन फाइल्स को अभिनव की डेस्क पर रखते हुए कहा, सर, पार्टी 3 घंटे में शुरू हो जाएगी। मैं भी जल्दी वेन्यू के लिए निकलने वाली हूँ। क्या आपको मुझसे अभी और कुछ काम है? अभिनव ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, काम तो नहीं है, बस इतना बताओ पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? कोई कमी तो नहीं है वहां पर? अभिनव के सवाल पर मायरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं सर, तैयारी ठीक चल रही है। और हाँ, पार्टी में आपसे मिलने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स और बाकी बड़े लोग भी मौजूद होंगे। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभिनव ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वेन्यू की लोकेशन सेंड कर देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बस ये ध्यान रखना कि पार्टी ज्यादा देर तक ना चले, क्योंकि मुझे आज इटली के लिए भी निकलना है। मायरा ने अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर। और हाँ, अब वाइस प्रेसिडेंट बनने पर आपको इस पोजीशन के लिए भी अपने लिए एक सेक्रेटरी हायर करनी होगी। मेरे पास कुछ ऐसे नाम हैं जो सेक्रेटरी बनने लायक है। आप उस लिस्ट में से किसी को चुन लो, या फिर आपके अगर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो तो मैं वैसा कैंडिडेट ढूंढूंगी। मायरा ने अभिनव की तरफ एक और फाइल बढ़ा दी जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम थे। अभिनव ने उसे टेबल पर नीचे रखते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं इसे बाद में देख लूंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ। अब तुम जा सकती हो। जी सर,
मायरा ने कहा और वो पलटकर अभिनव के ऑफिस से बाहर चली गई। उसे जाते देख अभिनव को एहसास हुआ कि उसकी अब 3 सेक्रेटरी होने वाली थी। एक तो टाइगर की सेक्रेटरी मायरा खुद थी, अब उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अभिनव की भी एक और सेक्रेटरी आएगी और फिर किंग ऑफ द वर्ल्ड होने पर अभिनव को उस पोजीशन के लिए भी अपने लिए एक सेक्रेटरी को रखना था। इतने में अचानक उसका फोन बजने लगा। जब अभिनव ने स्क्रीन पर मैक्स का नाम देखा तो उसने फोन तुरंत उठा लिया। हेलो मैक्स, अभिनव ने कहा। उधर से मैक्स भी थोड़ी उत्सुक आवाज में बोला, टाइगर, तुम इटली कब आने वाले हो? आज, मेरा मतलब आज निकलने वाला हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव ने पूछा। उधर से फिर मैक्स एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, सब ठीक तो दिख रहा है दोस्त, लेकिन लग नहीं रहा। अनन्या सिंह फिलहाल इटली में है और उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? मैक्स की बात सुनकर अभिनव एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि अनन्या गुड़गांव से वापस भी जा चुकी थी। ऐसे में उसने अपनी भौहें तानी और कहा, ऐसा क्या बर्ताव किया अनन्या ने? यह सुनकर मैक्स ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम जानते हो ना कि अनन्या पहले तुम्हारे साथ, मतलब दानिश के साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी, लेकिन अब जब वो मुझे मिली तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वो कह रही है कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर उसके खिलाफ एक खेल खेला है। वो और भी बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रही थी अभिनव। मुझे ज्यादातर बातें तो समझ में भी नहीं आई। अब वो तुम्हारी एक्स वाइफ रह चुकी है, इसलिए मैंने उससे जवाब में कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मामला बिगड़ सकता है। तुम्हें जल्द से जल्द इटली आकर ये सब सेटल करना होगा, वो भी पार्टी होने से पहले। जहां तक मुझे लग रहा है उस पार्टी में अनन्या भी मौजूद होगी। मैक्स की बात सुनकर अभिनव ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है मैक्स, मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। मेरी भी फिलहाल गुड़गांव में एक पार्टी है, उसे अटेंड करके मैं सीधा फ्लाइट में बैठने वाला हूं। तब तक तुम प्लीज अनन्या को शांत रखने की कोशिश करना यार। मैं फिर उसे आकर देखता हूं, बाय। अपनी बात खत्म करके अभिनव ने फोन काट दिया। वो ये सोचकर आश्चर्य करने लगा कि अनन्या अचानक इटली क्यों चली गई थी और अब वहां पर क्या कर रही थी। अभिनव को रह रहकर अनन्या की चिंता हो रही थी। वो जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। मुझे जल्दी से ये पार्टी निपटाकर इटली पहुंचना होगा, अभिनव ने अपने आप से कहा। इतने में अचानक ऑफिस का दरवाजा फिर से खुला और महिपाल अपने हाथों में एक पैकेट लेकर अंदर आ गया। ये लीजिए बॉस, सॉरी थोड़ी देर हो गई। इतना कहकर महिपाल ने वो पैकेट और उसके साथ एक पानी की बोतल अभिनव की टेबल पर रख दी। उस पैकेट में अभिनव का ऑर्डर किया हुआ पनीर सैंडविच था। और कुछ काम बॉस, या मैं नीचे चला जाऊं? महिपाल ने पूछा। अभिनव ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं अभी कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। महिपाल सिर हिलाकर अभिनव के ऑफिस से बाहर हो गया। अभिनव अपनी टेबल पर रखे उस खाने के पैकेट को देख रहा था, लेकिन उसका मन फिलहाल अनन्या के ख्यालों में भटका हुआ था। अनन्या क्या करना चाहती अब? वो बस कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, नहीं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर अपना फोन निकालकर अनन्या को फोन मिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनन्या का फोन बंद आ रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी जब अनन्या का फोन नहीं लगा तो अभिनव ने सैंडविच के पैकेट और पानी की बोतल को अपने पास खींच लिया। कुछ ही मिनटों में अभिनव सैंडविच को खत्म करके अपने हाथ टिश्यू पेपर से पोंछने लगा था। उसने फिर पानी की बोतल भी खाली करके उन दोनों को पास लगे डस्टबिन में डाल दिया और अपनी कुर्सी को रिक्लाइन करके वो आंख बंद करके लेट गया। अभिनव को फिलहाल नींद महसूस हो रही थी, लेकिन उसके मन में चल रहे ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसे पहले ही अलायना को लेकर चिंता थी कि वो बलराज के साथ मिलकर उसके प्लान को अंजाम दे पाती या नहीं। और अब अनन्या की खबर सुनकर अभिनव और भी ज्यादा टेंशन में आ गया था। वो मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि अनन्या को जल्द से जल्द उसकी मेमोरी वापस मिल जाए। थोड़ी देर बाद किसी ने बाहर से अभिनव के ऑफिस का गेट खटखटाया, जिससे उसकी आंख खुल गई। एक पल के लिए घड़ी में वक्त देखते हुए उसने फिर तुरंत कहा, कम इन। फिर उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और मायरा अंदर आते हुए बोली, सर पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्या अब हम चले? अभिनव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और अपनी कुर्सी से उठकर कहा, ठीक है चलो। जब महिपाल ने अभिनव को नीचे आते देखा तो वो तुरंत उसके पास उसका ब्रीफकेस उठाने के लिए चला गया। फिर वो तीनों कंपनी की पार्किंग में जाने लगे और एक गाड़ी में बैठ गए।
अभिनव पीछे बैठ गया, वही मायरा और महिपाल आगे बैठ गए। महिपाल वेन्यू की तरफ गाड़ी चला रहा था और मायरा अपने टैबलेट में एक डॉक्यूमेंट देख रही थी। उसने फिर वो टैबलेट पीछे अभिनव को देते हुए कहा, सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जो इस पार्टी में शामिल होंगे। आप एक बार इन पर नजर डाल लीजिए। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाकर वो टैबलेट अपने हाथों में ले लिया। उसने एक पल के लिए लिस्ट में सभी नामों को देखा और फिर कहा, एक बात बताओ मायरा, ये जितने भी लोग पार्टी में मौजूद होंगे, ये प्रोटॉन पब्लिशर्स के नए वीपी से मिलने के लिए एक्साइटेड है या फिर इनका मकसद सिर्फ किसी तरह टाइगर तक पहुंचना है? इस सवाल पर मायरा हल्की सी हंस पड़ी और बोली, कहीं ना कहीं दोनों बातें हैं सर। सभी लोग आपसे मिलने के लिए इसीलिए तो एक्साइटेड है कि आप डायरेक्ट टाइगर से कांटेक्ट कर सकोगे। ऐसे में पहले वो अपनी रिक्वेस्ट आपको सुनाएंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि आप टाइगर से उनकी रिक्वेस्ट के बारे में जाकर बात करोगे। अब उन्हें क्या ही पता है कि अभिनव भी आप हो और टाइगर भी। अभिनव ने मायरा की बात पर सिर हिलाया और फिर उसे वो टैबलेट वापस देते हुए बोला, सच बताओ तो मुझे नहीं लगता मैं फिलहाल इतने सारे लोगों से मिल पाऊंगा। मुझे सिर्फ 2 घंटे में ही यहाँ से निकलना है। ऐसा समझ लो कि मैं सिर्फ इस पार्टी में अपनी शक्ल दिखाने आ रहा हूँ। इसलिए जिस भी गेस्ट को ऐसा महसूस हो कि वो मुझसे मिलने में चूक गए, तो उन्हें ये तसल्ली दे देना कि मैं बाद में आराम से मिलूंगा। ठीक है सर, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। मायरा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। कुछ मिनटों में वे पार्टी के वेन्यू पर पहुंच चुके थे। पार्किंग में गाड़ी लगाते ही महिपाल अभिनव का दरवाजा खोलने के लिए नीचे उतर गया। महिपाल को ऐसा करते देख अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो गाड़ी से नीचे उतरकर बोला, तुम मुझे बूढ़ा महसूस करवा रहे हो महिपाल। महिपाल भी इस बात पर हंसने लगा और फिर मायरा के साथ अभिनव के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे जैसे अभिनव के कदम बढ़ते वैसे ही आसपास के लोगों की नजरें उसकी तरफ घूम जाती। कुछ लोग अभिनव को पुकार भी रहे थे। अभिनव जी, प्रोटॉन पब्लिशर का पहला और इकलौता वीपी बनने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो टाइगर से भी आपकी नजदीकियां बढ़ गई होगी, है ना? एक औरत ने अभिनव को पुकारते हुए कहा। इतने में दूसरी तरफ खड़ा एक मर्द भी ऊंची आवाज में बोला, हाँ अभिनव जी, आप रुकिए तो जरा, हमें आपसे थोड़ी बात करनी है। अभिनव ने किसी भी पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा मायरा और महिपाल के साथ पार्टी हॉल में घुस चुका था। अभिनव ने देखा कि उस हॉल को काफी आलीशान तरह से सजाया गया था और वहां कुछ दिग्गज लोग पहुंच भी चुके थे। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और मायरा की तरफ शिकायत करते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही खर्चा नहीं हो गया मायरा? मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और अपना थूक निगलकर सफाई में कहा, सर इतना तक चलता है। मायरा के नादानी भरे जवाब पर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो आगे बढ़ने लगा। इतने में नीले सूट पहने 3 आदमी मुस्कुराते हुए अभिनव के सामने आ गए और फिर उनमें से एक ने कहा, हेलो मिस्टर अभिनव, माई सेल्फ धीरज कुमावत, नाइस टू मीट यू। इतने में दूसरा आदमी भी उत्सुक होते हुए बोला, और मैं पंकज सहगल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताओ तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस इंसान के सामने खड़ा हूँ जिसे ऑफिशियली टाइगर ने चुना है। वैसे मैं नोएडा में एक नया शॉपिंग प्लाजा खोलने वाला हूँ। क्या मैं आपको ओपनिंग पर इनवाइट कर सकता हूँ? हो सकता है कि हम साथ मिलकर नोएडा में और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस कर पाए। इस आदमी की बात सुनकर अभिनव मुस्कुराने लगा। उससे एहसास हुआ कि लोग अब वाकई उससे दोस्ती करना चाहते थे। भले ही ये दोस्ती लालच की बुनियाद पर बन रही थी, लेकिन अभिनव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे इससे कम से कम ये तो पता चल सकता था कि कौन आदमी टाइगर का पार्टनर बनने लायक था और कौन नहीं। बिल्कुल, मैं मेरा शेड्यूल देखता हूँ और कोशिश करता हूँ, अभिनव ने आत्मविश्वास भरे सुर में कहा। इतने में तीसरे और आखिरी आदमी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, अभिनव जी, मेरा नाम शाहिद अंसारी है। दिल्ली के कुछ इलाकों में मेरे सुपरमार्केट्स हैं। अगले 2 हफ्तों में मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं एक बड़ी पार्टी रखने की सोच रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड कर पाओगे। अभिनव ने मुस्कुराकर शाहिद से हाथ मिलाया और कहा, मैं कोशिश पूरी करूंगा मिस्टर अंसारी, लेकिन अभी के लिए हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू अभिनव जी, शाहिद ने मुस्कुराकर कहा और फिर अपना हाथ पीछे कर लिया। अभिनव ने अपनी पहचान और दौलत छिपाने की पूरी कोशिश की थी, मगर अब उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया उसके बारे में जानने वाली थी। प्रोटॉन पब्लिशर्स का वीपी होने के नाते दुनिया उसे उतनी ही इज्जत देती जितनी वो टाइगर को दे सकती थी। हालांकि अगर फिलहाल उनके सामने टाइगर होता
तो कोई भी उससे सामने से जाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता। अंदर आते ही 3 लोगों से मिलना हो गया। पता नहीं अब कितने और बचे हैं। अभिनव ने अपने आप से कहा। उसे ये शोहरत अच्छी तो लग रही थी, लेकिन अभिनव को सावधान रहने की भी जरूरत थी। वो जानता था कि दिक्पाल अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे में जब तक दिक्पाल खत्म नहीं हो जाता, तब तक अभिनव के लिए इस शोहरत का पूरा आनंद लेना मुश्किल था। इतने में अचानक उसका फोन बजने लगा। अभिनव ने जब स्क्रीन देखी तो पाया कि उसे गिरिराज का फोन आ रहा था। ऐसे में वो एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर मायरा की तरफ देखकर बोला, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। मायरा का जवाब सुने बिना ही अभिनव हॉल के कोने में चला गया और उसने गिरिराज का फोन उठा लिया। हेलो गिरिराज, सब ठीक? अभिनव ने पूछा। उधर से गिरिराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भी और नहीं भी टाइगर। सबसे पहली बात, कोर्ट की पहली हियरिंग कल होने वाली है। मेरे पास दिक्पाल के खिलाफ 2 एविडेंसेस भी तैयार हैं। तो इसमें ठीक क्या नहीं है गिरिराज? हियरिंग हो रही है और एविडेंस भी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अभिनव ने अपनी भौहें उठाकर पूछा। ऐसे में गिरिराज एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, प्रॉब्लम यह है कि अर्जुन की मेमोरी लॉस के बारे में दिक्पाल को खबर लग चुकी है। अब आगे क्या होगा? गिरिराज की इस बात को अभिनव कैसे लेगा? क्या दिक्पाल अब अभिनव के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और क्या होगा कल की कोर्ट हियरिंग में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। गिरिराज की बात सुनकर अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, वैसे भी हम इस बात को दिक्पाल से हमेशा के लिए तो छुपा कर नहीं रख सकते। एक न एक दिन तो उसे इस खबर का पता चलना ही था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर का दिक्पाल पर क्या असर होने वाला है। अब तुम दिक्पाल पर नजर रखना, उसके हर एक कदम पर अपनी आंखें गड़ाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी किसी चाल के जाल में फंस जाए। ठीक है टाइगर, मैं दिक्पाल पर नजर रखूंगा, गिरिराज ने कहा और फिर फोन काट दिया। फोन कट जाने के बाद अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर से मायरा के पास आकर खड़ा हो गया। स्टेज पर जो एंकर खड़ा था उसने अभिनव को मायरा के पास आते हुए देख लिया था। ऐसे में उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अब मैं इस पार्टी की शान, इस कंपनी की जान, हमारे गुड़गांव के चांद, हमारे नए वीपी मिस्टर अभिनव गढ़वाल को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो भी 2 शब्द कहे, अपने साथियों का हौसला बढ़ाए और इस कंपनी को नई दिशा में ले जाए। सर प्लीज बस 2 मिनट, उसके बाद हम पार्टी शुरू करते हैं। एंकर की बात सुन अभिनव मुस्कुरा उठा। उसकी बात खत्म होते ही सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी थी। गड़गड़ाती तालियों के बीच अभिनव स्टेज की तरफ बढ़ने लगा था। मायरा भी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। अभिनव स्टेज पर पहुंचा और माइक अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप सभी लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, उसके लिए शुक्रिया। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो हॉल इस बार और ज्यादा तालियों से गूंज उठा। अभिनव ये देख काफी खुश हो गया था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो पहली बार प्रोटॉन पब्लिशर्स के ऑफिस गया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी को वहां काम करने वालों ने शराब का अड्डा बना दिया था। अभिनव इस कंपनी को अपनी मेहनत से फर्श से अर्श पर ले आया था और इस बात की उसे बड़ी खुशी हो रही थी। एक पल के लिए अपने पिता को याद करने के बाद अभिनव ने अपने सामने खड़े लोगों से कहा, प्रोटॉन पब्लिशर्स, ये जो हमारी कंपनी है, यह इस शहर की नंबर 1 कंपनी है। पूरी दुनिया में 10 मीडिया कंपनीज में अगर हिंदुस्तान से किसी कंपनी का नाम आता है तो वो है प्रोटॉन पब्लिशर्स। बेशक ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात से खुश नहीं होने वाला हूं और मैं जानता हूं कि आप भी सिर्फ इतने से खुश नहीं होने वाले हैं। हमारा मकसद है प्रोटॉन को इस दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना, उसे इतना आगे ले जाना, इतना आगे ले जाना कि दूसरी कोई मीडिया कंपनी दूर दूर तक उसके आसपास भी ना आ सके। इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे आप लोगों का साथ और टाइगर की गाइडेंस मिलती रही
तो हम जल्द ही उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। मुझे है विश्वास। क्या आपको है? अभिनव ने अपने सामने खड़े लोगों से पूछा। उन सभी लोगों ने पूरे जोश के साथ तालियां बजाई और अभिनव को आश्वस्त कर दिया कि वो सभी अभिनव के साथ खड़े थे। अभिनव तालियों के बीच फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था। मायरा भी उसके पीछे चली आ रही थी। तभी मायरा ने अभिनव से कहा, सर, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये मिस्टर लॉरेंस है। अभी अभी हमारी कंपनी ने इनके साथ अफ्रीका में बिजनेस पार्टनरशिप की है। लॉरेंस ने अभिनव की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसने अभिनव की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर अभिनव। मुझे भी। उम्मीद करता हूँ आपको गुड़गांव में हमारी खातिरदारी पसंद आई होगी। अभिनव ने लॉरेंस से हाथ मिलाते हुए पूछा। लॉरेंस ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी वैसे तो मुझे गुड़गांव और आपकी खातिरदारी दोनों ही बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर भी मैं कल इस बारे में आपके ऑफिस आकर आपसे और बात करना चाहूंगा। ओह, मुझे माफ करना, लेकिन हमारा मिलना और बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। असल में मैं कल इंडिया में नहीं हूँ। मुझे एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप के लिए आज ही आउट ऑफ इंडिया जाना होगा, लेकिन यह काम संभालने के लिए मेरी जगह पर मायरा होगी। आप चाहे तो मायरा से मिल सकते हैं, या फिर मैं जब वापस आ जाऊं हम तब भी मिल सकते हैं। अभिनव ने लॉरेंस की बात के जवाब में कहा। लॉरेंस ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। इससे पहले कि अभिनव उससे आगे कुछ कह पाता, इतने में अभिनव का फोन बज उठा। अभिनव ने देखा कि मोंटी का फोन था। ऐसे में अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाँ मोंटी, कैसे हो और तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है अभिनव। हम 2 घंटे से भी कम टाइम में यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हारी पार्टी का क्या सीन है? खत्म हुई या नहीं? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं, मेरी पार्टी भी बस खत्म होने ही वाली है। मुझे वहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। अभिनव ने अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। उसके बाद अभिनव ने मायरा को देखा और बोला, मैं यहाँ से 1 घंटे के अंदर अंदर निकल जाऊंगा। अगर इस बीच पार्टी खत्म हो गई तब तो अच्छा होगा, और अगर नहीं हुई तो तुम अपने हिसाब से पार्टी खत्म करवा देना। नो प्रॉब्लम सर, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मायरा ने कहा। अभिनव फिर से पार्टी में शामिल हो गया था। सब लोग मजे कर रहे थे, लेकिन अभिनव को पार्टी में कोई मजा नहीं आ रहा था। उसका सारा ध्यान अनन्या में लगा हुआ था। वो रह रहकर बस अनन्या के बारे में सोच रहा था। अगर आज ये पार्टी नहीं होती तो मैं कब का इटली पहुंच चुका होता और अनन्या से मिल भी चुका होता। अभिनव ने अपने आप से कहा। जब से उसे पता चला था कि अनन्या इटली में है, तब से वो परेशान हुआ जा रहा था। अभिनव ने अपनी परेशानी दूर करने के लिए फिर से फोन निकाला और फिर से अनन्या को फोन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहले की तरह इस वक्त भी अनन्या का नंबर बंद आ रहा था। पता नहीं ये लड़की वहां कैसे पहुंच गई। कम से कम इसके माँ बाप को तो उसे ऐसी हालत में नहीं जाने देना चाहिए था, अभिनव ने झेपते हुए अपने आप से कहा, और फिर अपनी ड्रिंक्स एक सांस में खत्म कर पार्टी से बाहर निकल गया। उधर जब अभिनव पार्टी से बाहर निकल गया था, तब इधर हंसराज भी उस लड़की की तस्वीर को लेकर दामोदर के बंगले से बाहर निकल आया था। जैसे ही हंसराज के सेक्रेटरी ने उसे बंगले से बाहर आते हुए देखा, तो उसने तुरंत हंसराज के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। हंसराज अपनी बड़ी सी गाड़ी में दाखिल हुआ और बंगले से निकल गया। तभी हंसराज की गाड़ी से कुछ दूरी पर खड़े काले कपड़े पहने एक आदमी ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। उस आदमी का नाम टॉम था। उसके कान पर उसका फोन था और उसकी आंखें गाड़ी पर टिकी हुई थी। बोलो टॉम। उधर से जब टॉम को आवाज आई तो इधर से टॉम ने कहा, बॉस, अभी अभी हंसराज दामोदर के बंगले से निकला है। कहाँ के लिए? ये तो नहीं पता, लेकिन उसके हाथ में एक मैगजीन जैसा कुछ था और वो काफी जल्दी में लग रहा था। तुरंत उस गाड़ी का पीछा करो, उस आदमी ने कहा। टॉम ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी बाइक पर बैठकर हंसराज की गाड़ी का पीछा करने लगा। कुछ देर के बाद हंसराज की गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। असल में दामोदर की पुलिस स्टेशन में अच्छी जान पहचान थी। तमाम पुलिस वाले दामोदर और उसके परिवार से डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। ऐसे में उस लड़की की जानकारी निकलवाने के लिए हंसराज को इससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिल सकती थी। हंसराज तुरंत गाड़ी से बाहर आया और सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। कुछ ही देर के बाद
टॉम भी वहां पहुंच चुका था। उसने हंसराज को पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए देख लिया था। ऐसे में टॉम ने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर पार्क की और फिर से अपना फोन निकालकर उसी आदमी को फोन मिला दिया जिससे वो पहले बात कर रहा था। बोलो टॉम। उधर से फिर से उसी आदमी की आवाज आई। टॉम ने अपना गला साफ किया और कहा, सर, हंसराज पुलिस स्टेशन आया है। कौन से पुलिस स्टेशन? उस आदमी ने पूछा। टॉम ने बोर्ड की तरफ देखा और बोला, ओटावा पुलिस सर्विसेज। टॉम ने कहा। उसके मुंह से ये बात सुनते ही उस आदमी को शक हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हंसराज पुलिस स्टेशन क्यों गया था। इससे पहले कि वो आदमी अपनी तरफ से कुछ कह पाता, टॉम ने पूछा, आप कहो तो मैं अंदर जाऊं? नहीं, तुम बाहर ही रुको, मैं कुछ करता हूं। उस आदमी ने कहा और फोन काट दिया। उधर जब उस आदमी ने फोन रखा तब तक इधर हंसराज ओटावा पुलिस स्टेशन के डेटाबेस रूम में आकर बैठ चुका था। उसके साथ एक पुलिस वाला और एक डेटाबेस एक्सपर्ट भी बैठा हुआ था। उस डेटाबेस एक्सपर्ट के हाथ में हंसराज की दी हुई मैगजीन थी और वो उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। इस लड़की के बारे में जानकारी निकालने के लिए हमें एक फोटोशॉप एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। आप बैठिए, मैं उसे फोन करता हूँ। डेटाबेस एक्सपर्ट ने कहा और टेबल पर रखा फोन उठा लिया। हंसराज को बड़ी जल्दी हो रही थी, इसलिए वो अपने पैर हिलाए जा रहा था। तभी डेटाबेस रूम में एक पुलिस इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। उसने हंसराज को देखते ही कहा, अरे हंसराज जी, आप यहाँ? आपको यहाँ कैसे आना पड़ा सर? आपने हमें फोन किया होता, हम चले आते। हंसराज ने उस पुलिस वाले को देखा और फिर अपने साथ बैठे सीनियर इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा। सीनियर इंस्पेक्टर ने हंसराज की तरफ से जवाब देते हुए कहा, सर को कुछ जानकारी चाहिए थी, इसलिए यहाँ आए हैं। अच्छा, कहिए, मैं देता हूँ आपको जानकारी, उस इंस्पेक्टर ने कहा और हंसराज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। हंसराज इस वक्त उस इंस्पेक्टर से बात नहीं करना चाहता था। साथ ही उसने पुलिस स्टेशन में आने से पहले ही सीनियर इंस्पेक्टर को ये बात क्लियर कर दी थी कि वो अपने काम के बीच किसी को एंटरटेन नहीं करेगा। ऐसे में उसने फिर से उस सीनियर इंस्पेक्टर को देखा। सीनियर इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को देखा और बोला, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू, तुम जा सकते हो। ये बात सुनते ही उस इंस्पेक्टर का मुंह छोटा सा हो गया। फिर भी अपनी उदासी दूर कर वो मुस्कुराया और बोला, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू हंसराज जी। और इतना कहते ही वो इंस्पेक्टर डेटाबेस रूम से बाहर निकल गया। उसने बाहर निकलते ही अपना फोन निकाला और एक आदमी को फोन मिला दिया। बोलो इंस्पेक्टर। सर, मैंने कोशिश की कि मैं अंदर खड़ा रहूं, लेकिन सीनियर ने बाहर निकाल दिया सर। हंसराज वहां क्या कर रहा था? सर पता नहीं, मैंने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे सीनियर ने बाहर निकाल दिया। तुम्हें बाहर निकाला हो या जहन्नुम में डाला हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये जानना है कि हंसराज वहां क्या लेने आया है। अगले आधे घंटे में अगर तुमने मुझे पक्की खबर नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस आदमी ने कहा और फोन काट दिया। इधर इंस्पेक्टर को ये बात सुनकर भरी ठंड में पसीना आ गया था। उधर डेटाबेस रूम में फोटोशॉप एक्सपर्ट भी आ चुका था और उसने मैगजीन के फोटो पर काम भी करना शुरू कर दिया था। उसने उस लड़की के फोटो को स्क्रीन पर बड़ा करके उसे क्लियर कर दिया था। हंसराज अब उस लड़की को साफ साफ देख पा रहा था। तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने अपने डेटाबेस एक्सपर्ट से कहा, इस लड़की का फोटो अपने सिस्टम में फीड करो और पता लगाओ कि ये कौन है। डेटाबेस एक्सपर्ट ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत उस लड़की की तस्वीर को अपने सिस्टम में फीड कर दिया। कुछ देर बाद उस लड़की की ढेर सारी तस्वीरें बाहर आने लगी थी। उसमें से एक तस्वीर पर क्लिक करते हुए उस डेटाबेस एक्सपर्ट ने कहा, सर, उस लड़की का नाम अनन्या सिंह है, गुड़गांव में रहती है। इसके परिवार का गुड़गांव में एक बड़ा बिजनेस है। अनन्या का एक भाई है सनी सिंह, पिता का नाम राजीव, माँ का नाम शर्मिला और पति का नाम अभिनव गढ़वाल। जैसे ही हंसराज ने ये आखिरी नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली और डेटाबेस एक्सपर्ट से कहा, मुझे इस लड़की की कांटेक्ट डिटेल मिल सकती है? डेटाबेस एक्सपर्ट ने हाँ में सिर हिलाया और कांटेक्ट डिटेल निकालने लगा। उधर जब डेटाबेस एक्सपर्ट कांटेक्ट डिटेल्स निकाल रहा था तब इधर वो इंस्पेक्टर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हंसराज और बाकी लोगों की सारी बातें सुन रहा था। उनकी बातें खत्म होते ही इंस्पेक्टर ने फिर से अपना फोन निकाला और उसी आदमी को फोन करते हुए बोला, सर,
हंसराज एक लड़की के बारे में पता करने आया था। उसका नाम अनन्या सिंह है, पति का नाम अभिनव गढ़वाल। जैसे ही फोन के उस तरफ खड़े उस आदमी ने ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर क्या बवाल करेगी अनन्या इटली में? क्या अभिनव अनन्या की याददाश्त वापस ला पाएगा? और कौन है ये आदमी जो करवा रहा है हंसराज की जासूसी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड सबसे पहले और एकदम क्लियर फ्रेश आवाज़ में सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर हमेशा सबसे पहले ऑडियो आता है और ओरिजिनल क्वालिटी में आता है। हालांकि चैनल नया है, अभी पिछले चैनल कुछ हो गया, इसके वजह से नया चैनल पर डालना पड़ रहा है मुझे। बट कोई ना, जो लोग मेरे से जुड़े हैं उन लोगों से पूछ लेना और कमेंट चेक कर लेना। नहीं तो आप 1-2 दिन सब्सक्राइब करके चेक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे चैनल पे कैसा वीडियो आता है, कि रेगुलर रहता है कि नहीं रहता है। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपका कोई भी सवाल हो तो, अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, और मैं अगले वीडियो आएगा तो आपके सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में कमेंट करके आप छोड़ देना, अगले वीडियो में आपका जवाब मिलेगा।